नावल जर्द रिवाज ज़माने के। राइटर फरहाना नाज मलिक। खोखर हाउस में वो आया तो राहील के पुरजोर इसरार बल्कि नाक तक जिच करने वाले हक दोस्ती जताने की ब्लैकमेलिंग की वजह से था। और आने के बाद आधे घंटे से दांतों तले पसीना आना और दिन में तारे नजर आना जैसे मुहावरात की अमली तफसीर बना। यहाँ से सही मानों में सर पर पांव रख कर दोबारा उस खोखर हाउस की शक्ल कभी ना देखने की कसम खाते हुए भाग जाने का भी सोच रहा था। अगर चिलमन की ओर से वो परी चेहरा ना झांक लेती। हादी, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ आई। पर्दा झटक कर वो आन की आन में अंदर आई और तीन बच्चों में से निस्बतन शरीफ और बेहद क्यूट बच्चे को दबोच कर वापस भी हो ली। और वो जो उसके आने और जाने में ही बुत बना बैठा था। इरसल की फेंकी पेंसिल लगने से पलकें झपक झपक कर आंखों में एकदम से सख्त हो जाने वाली होशरुबा शबीहा भगाते हुए सामने मुतवज्जो हुआ। सॉरी सर, मैं उसको मार रहा था। इरसल ने मुंह बसोरा था। पिछले आधे घंटे से ये दो तकरीबकार बच्चे जो उसे अपने करदा ना करदा गुनाहों की सजा के तौर पर भुगतने पड़ रहे थे, यक ब यक प्यारे लगने लगे। वो मुस्कुरा दिया। बच्चे मशकूर हुए थे। ठीक है, दोबारा नहीं। कंप्लीट करो अपना काम। खिलाफे तवक्को नरम नरम लहजा दोनों बच्चे इस काया पलट पर एक दूसरे को इशारे करते नोटबुक्स पर झुक गए। और वो इस आस में कि वो परिवेश भूले भटके से कहीं फिर उधर आ जाए, ना चाहते हुए भी उन बदतमीज बच्चों के साथ तब तक मगज खपाता रहा जब तक कि उसे जमाइयां नहीं आने लगी। बच्चे बेचारे तो पहले से ही ले रहे थे। एक नंबर के जाहिल और गंवार लोग हैं। पढ़ी लिखी बहू और उसका मजबूत बैकग्राउंड उनसे बर्दाश्त नहीं होता। मुंह पर तो कुछ नहीं कह सकते, तरह तरह के कचोके लगाकर तकलीफ देते हैं। उनके साथ उनके जैसी ही गुजारा कर सकती थी। मैं पता नहीं कैसे फंस गई। आखिरी जुमला शीना ने ताहिर साहब को टेढ़ी नजरों से देखकर कहा था। वो बिला इरादा यास्मीन को देखने लगे। इतने बड़े कमरे में सिर्फ शीना की आहो बका गूंज रही थी या बड़ी अम्मा की ठंडी ठार आहें। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है आप सबने मेरे साथ। इतने निकम्मे खानदान में मुझे फंसा दिया, जहाँ खाने से लेकर पानी तक नाप नाप के इस्तेमाल होता है। मेरे आने जाने वालों की जांच पड़ताल होती है। किस दोस्त से मुझे मिलना चाहिए, किससे नहीं, उसका फैसला सास साहबा तय करेंगी। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। बस मेरी जान। बड़ी अम्मा शीना के मोटे मोटे आंसू देखकर पहले ही रंजूर हुई बैठी थी। मजीद कमी इस मुकालमेबाजी ने पूरी कर दी। ना जाने कहाँ पे और कैसे गलती हो गई हमसे। अम्मा, ताहिर साहब बदमजा हो रहे थे। इस सारी सूरत हाल से शीना का रिश्ता यहाँ कराने में उन्होंने खसूसी किरदार अदा किया था। और शादी के 3 सालों बाद भी शीना जब जब रूठ कर मैके आती, तकलीफ सबसे ज्यादा उन्हें ही हुई। शहजाद आला मिजाज का इंसान है, आप जानती हैं। उन्होंने हत्तुल इम्कान तहम्मुल से काम लिया, वरना शीना का यूं बेअकल औरतों की तरह आए रोज झगड़ कर घर आ बैठना उन्हें बेहद खिलने लगा था। हाँ, शहजाद क्या, उनका सारा खानदान ही आला मिजाज का है। गिरे पड़े मिजाज की तो मैं ही हूँ। बड़ी अम्मा के कंधे से सर टिकाए शीना बफर कर चिल्लाई थी। लोगों को काट खाने को दौड़ती हूँ मैं। दिमाग खराब है ना मेरा, पागल होना। रोना धोना मजीद रफ्तार पकड़ गया था। यास्मीन ने बेसाख्ता होंठ भींच लिए। ताहिर की तरफ उठने वाली बड़ी अम्मा की तादीबी नजरें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एक ताहिर ही क्या, मजहर और मंजर साहब भी जवान जहान औलाद वाले हो गए थे। मगर बड़ी अम्मा उन सबको अभी भी उसी लाठी से हंकाती थी जिससे बचपन में हंकाया करती थी। यास्मीन तो क्या, इशरत और नौशीन को भी बड़ी अम्मा का ये जल्लाद हाकमाना किस्म का मिजाज तंग करने लगा था। ताहिर, तुम और मजहर आज के आज बात करो शहजाद से। मजाक समझ लिया है उसने शीना की जिंदगी को। क्या समझकर और किस बलबूते पर वो ये तेवर दिखा रहा है। कहिएगा उनसे मैंने नहीं रहना उनकी माँ भाभीियों के साथ। अलग घर लेकर दे मुझे तो जाऊंगी। शीना ने अपना अज़म किया दोहराया। तीनों भाभीियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा दी। इशरत, यास्मीन और नौशीन खाली खाली नजरों से एक दूसरे को देखने लगी, जबकि ताहिर, मजहर और मंजर साहब जी अम्मा के अलावा और क्या कह सकते थे। क्या बात है, कोई चौथी बार राहील ने यह कहा था और हर बार ही कह कहा लगाया था। क्या बात है, मैं तंजिया तौसीफ छुपी थी। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं। क्यों? राहील ने फौरन कह कहे का गला घोंटा। ये जो सुल्तान राही मार्का कह कहे लगा रहे हो, वो भी बेमौका कत्ल हो जाते मेरे हाथों। बेमौका? एक और कह कहा। इस बार अनसब ने दूर टेबल पर रखा ग्लास उठाकर उस पर दे भी मारा।
राहील को कह कहा भूलकर ग्लास कैच करना पड़ गया। अबे क्या करता है, भाभी के जहेज का है, टूट जाता तो मैं ना रहता। उसने बड़े प्यार और एहतमाम से ग्लास वापस पुरानी जगह पर धरा। तू वाकई सीरियस है? फिर ऐन अनसब के सामने बैठकर उसे शक्की नजरों से घूर कर पूछा। नहीं, मस्खरियां कर रहा हूँ। वो बुरी तरह से झिल्लाया। अबे 101% संजीदा हूँ। कोई हल निकाल, मेरी जिंदगी का सवाल है। राहिल फिर भी शक्की नजरों से घूरता रहा। चल फिर एतबार कर लेता हूँ, क्योंकि आज से पहले तूने ऐसे शोशे नहीं छोड़े। शोशे? अनसब को हजम नहीं हुआ ये लफ्ज। ओए उल्लू, मोहब्बत हुई है मुझे, एक नंबर की, खालिस सच्ची। पहली नजर की मोहब्बत अमूमन दो नंबरी होती है, नापायदार और खोटी। राहिल अब तंग करने के चक्रों में था, मगर उस जैसे पे हाथ रखना आसान काम नहीं था। कुशन राहिल के मुंह पर कस के फेंकता वो खराब तेवरों के साथ खड़ा हो गया। अरे बैठ जा यार, दोस्त बन, महबूबा ना बन। राहिल ने दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसे जा लिया। मजाक उड़ा रहा है? तमीज से मेरे मसले का हल बता। ना के बुड़बुड़ाते हुए वो वापस सोफे पे ढेर हुआ। देख, मजाक बरतरफ करके राहिल को संजीदगी इख्तियार करना पड़ी। खोखर हाउस के मकीनों में से सिर्फ सफदर बाई से हाय हेलो है, वो भी रस्मी सी, जिनके बच्चों को तुम पढ़ाने जाते हो। सफदर भाई से छोटे परवेज हैं, उनकी शादी भी कुछ अरसा पहले ही हुई है, और उनसे मेरी बिल्कुल भी सलाम दुआ नहीं। अनसब मुंह खोले बड़ी बेचैनी से खोखर हाउस के मकीनों के तारुफ से फैज पा रहा था। और घर की खवातीन कितनी और कौन कौन है, ये मेरे इल्म में नहीं। ऐन मुमकिन है जो अप्सरा तुमने देखी हो वो दोनों भाइयों में से किसी की भी जोजा के ओहदे पर फायज हो। तेरे मुंह में खाक। अनसब तड़प सा गया। जब तू खोखर हाउस और उसके मकीनों से इतना ही नावाकिफ है, तो मेरे क्यों पैर पड़े थे कि मैं वहां पढ़ाने जाऊं और अपना सब कुछ वहीं छोड़ आऊं? क्या बात है? राहिल ने जैसे सराहना चाहा। मेरी क्यों जिंदगी खराब की? अब यूं समझ, उसे सोचता हूं तो अच्छा रहता हूं, ना सोचूं तो किसी काम का नहीं रहता। ये तशवीश की बात है। राहिल ने चेहरे पर भी फिक्रमंदी सजा ली। तशवीश के बच्चे। अनसब का गुस्सा फिर औद आया। कोई हल सोच। बस बाल नोचने की कसर रह गई थी, वो भी राहिल के। यार, डैडी के जानने वाले हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमसे कहूँ इन बच्चों को पढ़ाने का। अच्छा। अनसब के चेहरे पर चमक उभरी। तो डैडी से पूछना। डैडी से पूछूं खोखर हाउस में कितनी और कौन कौन से ओहदे की खवातीन हैं? राहिल तंजिया गोया हुआ। यही तो। अनसब का जोश होश पर गालिब आ गया। खड़े खड़े दफन कर देंगे वो मुझे। राहिल ने धाड़ कर नतीजा उगला तो अनसब ने फिर से गर्दन ढलका ली। खैर, तू दिल मत छोड़, मैं करता हूँ कुछ। दोस्त की उतरी शक्ल कहाँ बर्दाश्त होनी थी। वो क्या कर सकता था कुछ भी पता नहीं था, मगर अनसब का हौसला बढ़ाना पड़ा। अनसब। तीखी कटीली समातों को चीरती पुकार ने उसके कदम जकड़ लिए थे। फिलहाल कमरे में जाने की ख्वाहिश कुर्बान करता, ठंडी आह खींचता वो मुड़ा। पीछे शीना फूफो खड़ी थी अबरू ताने। हफ्ता हो चला है मुझे आए, और तुमने दो बातें तो क्या ढंग से अपनी सूरत भी नहीं दिखाई। वो मखसूस हाकिमाना अंदाज में बाज बुर्स कर रही थी। वो शीना फूफो। गहरी सांस खींचता वो शीना फूफो के सामने आकर अपनी सफाई में कुछ कहने लगा कि शीना फूफो की तोप फिर से चालू हुई। कितने दिनों से देख रही हूँ, चोरों की तरह आते हो, चोरों की तरह जाते हो। ना सलाम ना हाल अहवाल। किन चक्रों में हो? आखिरी गोले पे वो दर हकीकत गड़बड़ाया। शीना फूफो उन बाकमाल लोगों में से एक थी जिन्हें बाल की खाल निकालने में महारत होती है। सुबह से शाम तक ऑफिस और उसके बाद कहीं ट्यूशन के लिए जाता है, फिर घर आता है तो आराम के अलावा मासूम को और कुछ नहीं सोचता। किसी गैबी सहारे की तरह यास्मीन अपने कमरे से बरामद हुई तो अनसब की सांस में सांस आई। अब शीना फूफो का सामना आसान था। ट्यूशन। शीना फूफो ने बेहद नखवत से हैरत का इजहार किया। ट्यूशन, और यही हैरत अपने कमरे से चाय के खाली बर्तन लाती नौशीन चची के हलक से भी निकली। मगर कैफियत सदमाती थी। चाय के बर्तन तक खनक गए थे। अनसब। बर्तनों समेत वो आंखें फाड़े यूं अनसब के सामने खड़ी हुई जैसे उसे ये उम्मीद न थी। वो चच्ची, एक्चुअली मैं फंस गया था। मैंने तुमसे हर शाम को मैथ पढ़ाने का कहा, तो तुमने मसरूफियात की 6 लिस्टें मुझे दिखाकर टका सा जवाब दे दिया, और अब एरो गैरों को पढ़ाते फिर रहे हो। नौशीन चच्ची के लहजे का दर्द अनसब के हाथ पैर फुला गया। कबल इसके कि वो रोना शुरू हो जाती, वो शीना फूफो की अदालत से निकलकर नौशीन चच्ची के मुकाबिल पेशी भुगताने आ खड़ा हुआ। अरे, ये कहाँ पढ़ाना चाहता था? यास्मीन एक बार फिर बेटे की मदद के लिए होशियार हुई। वो तो राहील के डैडी जान को आ गए थे। कहीं और कोई ट्यूटर ना मिला
तो इसकी गुद्दी पकड़ ली। उसने इनकार किया तो तुम्हारे भाई के पास फोन पे फोन आने लगे। तब अनसब को नाचार हामी भरनी पड़ी। अच्छा, ऐसे कौन खास लोग हैं? नौशीन चची का गम अभी भी ताज़ा था, और इस गम ने तभी पीछा छोड़ना था जब अनसब उनके छोटे लाडले सपूत को मैथ पढ़ा ना देता। नौशीन चची का ये आखिरी पीस अभी मैट्रिक में था। होंगे राहील के डैडी के खास रफ़क़ा में से कोई? यास्मीन ने बेजारी दिखाई। हूँ, नौशीन चची जाते जाते मुड़ी। हफ्ते में एक दिन तो देख लिया करो उसे। उनके लहजे में लजाजत थी। हाँ ओके, लेकिन सिर्फ हफ्ते में एक दिन। उसे मानते बनी कि नौशीन चची अमूमन उसके लिए खासी मेहरबान रहती थी। दोस्तों की दावतें करनी होती तो नौशीन चची की तरफ ही भागना पड़ता कि नित नई डिशेस बनाने में उनका सानी कोई नहीं था, और वो माथे पर शिकन लाए बगैर अनसब की दावतों का इंतजाम और एहतमाम संभाला करती थी। नौशीन चची के जाने के बाद वो फिर से शीना फूफो की अदालत में पेश हुआ। मौसम इतना दिलफरेब हो रहा था कि सारी थकन आमेज सोचें मगलूब हो सकती थी। ऊपर से पार्क की हरियाली गहमा गहमी मौसम की खूबसूरती को मजीद बढ़ाने का सबब बन रही थी, मगर क्या किया जा सकता था? इस दिलफरेब मौसम और तरोताज़ा फिजा से उसकी थकन आमेज सोचें तो सरंगू हो सकती थी, लेकिन अजिया और रोमान की तूफानी शरारतें नहीं। शीना फूफो का मिजाज खुशगवार करने की कोशिश के तौर पर वो आज शाम में ट्यूशन की छुट्टी मारकर उनके दोनों शाहकारों को यहाँ पार्क में तो ले आया था, मगर आने के बाद अंदाजा हुआ कि बच्चे कम आफते ज्यादा हैं। जरा सी देर में पार्क का तूलो अर्ज हिलाकर रख दिया था। अनसब पूरे दिल से कायल हो गया, बच्चे माँ का परतू हैं। तारुफ ना भी कराएं तो भी सब जान लेते हैं कि ये शाहकार शीना फूफो की तख्लीक है। अनसब ने देखा था सारे बच्चे तहजीब और सलीके से पार्क की गहमा गहमी का हिस्सा बने हुए थे। एक ये थे जिन्होंने आते ही पार्क की पुरसुकून फिजा को तार तार किया था। क्या फूल, क्या दरख्तों के पत्ते, और तो और दोनों ने घास को भी नहीं बख्शा था। नोच नोच कर दोनों बहन भाई एक दूसरे पर फेंक रहे थे। रूहान साहब तो शरारती थे ही, अजिया उससे भी चार हाथ आगे थी। बहन भाई का आपस में लड़कर जी नहीं भरा तो अजिया ने पार्क में ही खेलती एक और बच्ची पर जाकर दहशत जमा दी। अनसब की बर्दाश्त बस इतनी ही थी। बस घर वापस चलो, ये क्या बदतमीजी है? किसी अखाड़े में उतर आए हो क्या? अम्मा ने पहले कभी पार्क की शक्ल नहीं दिखाई थी जो सारे पौधों को टुंडमुंड कर दिया। हद होती है बदतमीजी की। सारे लोग अजीब करख्त शक्ल बनाकर मुझे देख रहे हैं, जैसे कहते ही जारहाना तेवर के साथ वो जूं ही मुड़ा, अगले सारे अल्फाज भूल गया। जिस महाविश को एक नज़र देखने की आस में वो 2.5 महीने से खोखर हाउस दौड़ा दौड़ा जा रहा था, वो खरामा खरामा रविश पे चलती आ रही थी। अनसब की पुतलियां साकित हो गईं। होश तब आया जब वो उसके करीब से किसी मुअत्तर नरम झोंके की तरह गुजरकर आगे बढ़ती गई। ऐसा सुनहरी मौका किसी भी सूरत गंवाने लायक नहीं था। सोच विचार में वक्त जाया किए बिना वो उसके पीछे लपका, जो पहली ही नज़र में दिल की हुक्मरान बन बैठी थी। हेलो, बात सुनिए। वो बेहद हैरत से पलटी। अस्सलाम वालेकुम। उसकी इस्तेफामिया उलझन अमेज नजरों से खाइफ होकर वो ख्वामखा मुस्कुराया, मगर सामने वाली के चेहरे पर शनासाई की कोई रमक नहीं उभरी। मैं वो उसकी आंखों में झांकती नागवारी अनसब की गड़बड़ाहट में इजाफा कर गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? तभी वो क्यूट सा बच्चा जो अनसब को ट्यूशन लेने के पहले दिन नजर आया था और जिसे वो झपट कर ले गई, करीब आकर जोश से बोला तो अनसब को लगा गैबी सहारा आ पहुंचा। चलो हादी, देर हो गई है। अनसब को यकसर नजरअंदाज करके वो बच्चे का हाथ पकड़कर सख्ती से बोली, ममा, ये इरसल भाई और शमून भाई को पढ़ाने आते हैं। हादी उसकी कलाई हिला हिलाकर इश्तियाक से बताने लगा। उसने एक रस्मी सी मुस्कुराहट सजाना भी गवारा नहीं की और हादी को खींचती आगे बढ़ गई। कोई और दिन होता तो अनसब का शदीद सदमे से बुरा हाल हो जाता, मगर इस वक्त सूरत हाल संगीन थी। उसकी समातों में लफ्ज ममा एक तवातर से हथौड़े की मानद बज रहा था, और तकदीर के इस भोंडे मजाक पर इर्द गिर्द मौजूद लोग क्या, पार्क का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा खुद पर हंसता महसूस हुआ। फिर अब राहिल के चेहरे पर दुख भरी संजीदगी थी और आंखों में सवाल, मगर वो चुपचाप सर झुकाए हाथों में हाथ फंसाए बैठा रहा। राहील को उसके घने बालों का सर ही नजर आ रहा था, मगर वो अंदाजा लगा सकता था कि उसकी शहद रंग आंखों से नमी झांक रही है। शायद इसे ही कहते हैं तकदीर का वार। राहील बुड़बुड़ाया था। अनसब ने अभी भी सर झुकाए रखा। और तू इतना पागल, पहली ही नजर में अपने दिन रात उस पर कुर्बान कर बैठा। फॉर गॉड सेक यार, अनसब ने तड़प कर सर उठाया। मेरी सारी जिंदगी तेरे सामने है। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ भी शफाफ गुजारी है। कभी किसी लड़की को गलत निगाह से तो दूर की बात, नजर उठाकर भी नहीं देखा था, और अब जब देखा
اس کی آواز پست ہوتی چلی گئی۔ پورے دل سے دیکھا، یہ لفظ جیسے اس نے خود کو سنائے تھے۔ راحیل سے بہتر اسے کون جان سکتا تھا؟ وہ ایک قابل ستائش انسان تھا، جس کا نصیب بہت اونچا، بہت قابل رشک ہونا چاہیے تھا، مگر وہ دل کی بازی پہلے ہی محاذ پر ہار کر نشان عبرت بنا بیٹھا تھا۔ اچھا ہوا تجھے پتا چل گیا، ابھی سنبھلنے کے چانسز ہیں، دور تک نکل جاتا تو پیچھے لوٹنے میں مشکل ہوتی۔ راحیل نے اب اچھے دوست کا ثبوت دیتے ہوئے تشفی کرانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اور ویسے بھی دنیا میں قحط نہیں پڑ گیا لڑکیوں کا، ضروری تو نہیں ہر بار تجھے شادی شدہ ہی ٹکرائے، دیکھنا اس بار میرے یار کی قسمت۔ راحیل کی تشفی الٹا کام کر گئی، اس کا زخم مزید درد کرنے لگا۔ راحیل کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ راحیل ہونٹ بھینچے بیٹھا رہ گیا۔ شینا چلی گئی تھی، حسب سابق شہزاد نے ہتھیار پھینکے تھے اور منانے آئے تھے، سو ان کے آ جانے سے جو تہل کے کسی کیفیت گھر میں پھیل گئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، یا شاید اس کے اندر کے سناٹے ہی اتنے بڑھ گئے تھے کہ اسے بھرا پورا گھر ویران اور خاموش لگنے لگا۔ بے شک وہ دور تک نہیں گیا تھا، مگر بقول راحیل اپنی سوچوں، خیالوں اور خوابوں پر تو اسے قابض کر لیا تھا، سو اب دل نوحہ کنا تھا، درد نیا نیا تھا، سو ٹیسیں ابھی بھی اٹھتی تھیں۔ میں ہی کیوں، میرے ہی ساتھ کیوں؟ خود ترسی سے رات ساری یہی کچھ سوچتا تو بے حال ہو جاتا۔ کبھی کبھی لگتا سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، کہاں وہ کامنی سی دھان پان سی شادی شدہ بھی نہیں لگتی تھی، اور کہاں مما کہتا اس کا 5-6 سال کا بیٹا، اور پھر اپنی ہی احمقانہ سوچ پہ ہنستا بھی خود۔ اب سماعتیں اتنی بھی پیدل نہیں تھی کہ سننے میں مغالطہ کر جاتی۔ اسی درد کے زیر اثر شب و روز بہت پھیکے، بہت بے کیف گزر رہے تھے۔ تڑاق کی زوردار آواز تو اس نے خود بھی سنی تھی، دل بے ساختہ زور زور سے دھڑکا تھا، اور پھر ہاتھی کے رونے کی آواز وہ اگلی روٹی توے پر ڈالنا بھول کر پیڑا آٹے میں پھینکتی اڑ کر جیسے ہادی تک پہنچی تو دھک سے رہ گئی۔ ہادی اپنے گال پر ہاتھ رکھے ایک سانس میں روتا، منہ کھولے کھڑا تھا۔ اس کے دل کی حالت ابتر ہو گئی۔ آگے بڑھ کر ہادی کے گال سے ہاتھ ہٹایا، انگلیوں کے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ کس نے مارا؟ ہادی کے گال دیوانہ وار چومتے ہوئے وہ رونکی ہوئی۔ میں نے مارا، یہ زرمینہ بھابی تھی۔ تحریم کو اب خیال آیا کہ ہادی ان کے کمرے میں موجود تھا، اور تھپڑ مارنے کی وجہ بھی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ڈولی کو گراتے گراتے رہ گیا، وہ اپنی مخصوص کرخت ٹون میں وجہ بھی بتا گئی۔ تحریم کا دل دکھ سے بھر آیا۔ گرایا تو نہیں تھا، اس کی آواز بمشکل نکل پائی۔ تم تو چاہتی ہی یہی ہو گرا دے اسے۔ بھابی بھابی کی شفاق سوچ اندر تک تڑپا گئی۔ ایک بار نہیں 100 بار منع کر چکی ہوں کہ ڈولی کو ہاتھ نہ لگایا کرو، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے اور کون سی زبان سمجھتا ہے، مجال ہے جو ذرا بھی اثر لے لے، جانوروں کی طرح ڈولی پر جھپٹتا ہے۔ تحریم کے ساتھ چمٹے سسکیاں لیتے ہادی کو نخوت سے دیکھتے ہوئے بھابی نے اس زہر خند لہجے میں کہا کہ تحریم کا مر جانے کو جی چاہا۔ ایسے تو نہ کہیں بھابی، بچہ ہے، ارسل اور شمون بھی تو ڈولی کو اٹھاتے ہیں، اس کا بھی دل کرتا ہے، تو شادی رچا کے پیدا کر دو اس کے لیے کھلونا۔ بھابی نے اتنا کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ کرچی کرچی ہوتے دل کو سنبھالتی ہادی کو ساتھ لگائے اپنے کمرے میں آ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مما، مچل مچل کر روتی تحریم کو دیکھ کر ہادی کو اپنا درد بھول گیا۔ مت روئیں، دیکھیں مجھے درد نہیں ہو رہا ہے، پھر آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تحریم کے آنسو پونچھتا بے طرح سے پریشان نظر آیا تو تحریم کو ہچکیوں کا گلا گونجنا پڑا۔ کیوں اٹھاتے ہو تم ڈولی کو؟ اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں میں لے کر وہ بے حد دکھ سے پوچھنے لگی۔ مما، وہ مجھے پیاری لگتی ہے، اتنی کیوٹ سی ہے، وہ کھیلتی ہے میرے ساتھ، چھوٹی ممانی ایسے ہی غصہ کرتی ہیں۔ وہ اپنی معصوم بچکانہ آواز میں ڈولی سے انسیت کی اتنی وجوہات بتاتا گیا کہ تحریم کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیسے باز رکھے۔ دل بوجھل تر ہو رہا تھا۔ آج بھی میں نے کچھ نہیں کیا، ڈولی کو میں نے اٹھا رکھا تھا، ارسل بھائی نے پیچھے سے آ کر ڈرا دیا، میں اور ڈولی دونوں گر گئے، مگر میں نے ڈولی کو چوٹ نہیں لگنے دی، اور مجھے خود اتنی چوٹ آئی۔ بات کر چکنے کے بعد اس نے اپنی کوہنیاں دکھائیں، دونوں چھلی ہوئی تھیں۔ تحریم کے آنسو چھلک پڑے۔ میری جان، بھینچ کر ہادی کو سینے سے لگا لیا۔ یہ صرف آج کا معمول نہیں تھا، روز ہی اس کی اور ہادی کی زندگی درد سے دوچار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے بھابیاں تو ہادی کے لیے بھابیاں ہی نہیں، ارسل اور شمون بھی ڈکٹیٹر بن جاتے۔ زرمینہ کے اس گھر میں آنے کے بعد سے زندگی مزید تنگ ہو گئی تھی۔ حالات پہلے بھی پربہار نہیں تھے، مگر ایسی بے سر و سامانی پہلے کبھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ بڑی بھابھی اس کے اور ہادی کے وجود سے کم نالاں نہیں تھی۔
मगर उनके वार ढके छुपे होते थे। अमूमन वो नजरों के वार इस्तेमाल करती थीं और ये वार ही तहरीम की रीढ़ की हड्डी सुन कर दिया करते थे। फिर भी वो सहती चली आई और अब परवेज भाई की शादी के बाद तो जैसे हर जगह से अमान खत्म हो गई थी। जरमीना लगी लिपटी रखने की कायल नहीं थी। अव्वल दिन से उन्हें तहरीम और हादी के वजूद से बैर रहा, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला गया। और अब ये हालात थे कि तहरीम का दम घुटने लगा था। हादी के ढाल बनते बनते वो खुद लहूलुहान होती जा रही थी। अब तो बड़ी भाभी भी सामने आकर दिल के फफोले फोड़ने लगी थी। तहरीम के लिए रूह जख्म कर देने वाली सफाक हकीकत ये थी कि दोनों भाई उसके ना थे। किस्मत की तारीकी कि वो अपने भाइयों से शुरू ही से बेतकल्लुफ नहीं थी। अजीब सर्द से रवैये थे दोनों भाइयों के, कठोर और खुरदरे। सच तो ये था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ भी इतने बेतकल्लुफ नहीं थे, तो बहन को कहाँ सर पर बिठाते। तहरीम ने हमेशा नोट किया था कि दोनों आपस में ज़रूरतन ही बात करते थे। अब्बा मरहूम दोनों बेटों के ये मिजाज देखकर बहुत दुखी होते थे और खुद को बदकिस्मत गर्दाना करते थे। भाइयों का वो तकल्लुफाना मिजाज आज भी कायम था। यही वजह थी कि तहरीम खुद को यहाँ बेहद कमज़ोर और गैर महफूज समझती थी। आफाक की मौत के बाद उसने मुसम्मिम इरादा किया था कि वो ता जिंदगी ससुराल में रहेगी, मगर वहाँ शादीशुदा जेठ की बदबातनी नज़रों से ऐसी अयां हुई कि दो भाइयों का कठोर रवैया और भाभी की सर्दो स्पाट नजरें भुलाए मैके आ बैठी। और 3 साल होने में अभी भी कुछ अरसा बाकी था। भाई भाभियां उसके और अहादी के वजूद से नाक तक भर गए थे। बारिश अपने पूरे जोबन पर थी, चमकती बिजली और गरजते बादल रात की स्याही को मजीद हौलनाक बना रहे थे। एक ही बात की रट लगाते लगाते ना जाने कब हादी की आंख लग गई, लेकिन उसकी सिसकियां बारिश के शोर में भी तहरीम के दिल को जकड़े हुए थीं। उसके बालों में उंगलियां फेरती वो खुद भी बेआवाज आंसू बहाने के शुगल में मसरूफ रही। सफदर भाई की सर्द और स्पाट आवाज की बाजगश्त अभी भी समातों पर बोझ बनी हुई थी। देखो, इस दफा हादी की फीस पे करने के साथ में उसका सर्टिफिकेट भी लेता आऊंगा। लाउंज में सब जमा थे। जब शाम की चाय भाई को थमाते हुए उसने सरसरी सा नहायत नाप तोलकर हादी की फीस भर गई या नहीं पूछा, और सफदर भाई के उस करख्त और स्पाट जवाब पर हैरत से आंखें खोलकर उन्हें देखा था। भला सर्टिफिकेट क्यों, ये पूछने की मोहलत भी नहीं दी गई। सफदर भाई उसकी जाने मुतवज्जह हुए किसी रिकॉर्ड की तरह बजने लगे। इस शदीद महंगाई में इतने महंगे स्कूल की अय्याशियां बर्दाश्त नहीं हो सकती। तनख्वाह के गिने चुने नोट माहाना बिलों और घर के खर्च पर उठ जाते हैं। किस तरह खींच तान कर मैं इन सब के साथ बच्चों के स्कूल की फीस और किताबों का खर्चा बर्दाश्त करता हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। सफदर भाई क्या बावर कराना चाहते थे बखूबी समझते हुए वो बेजान सी होती चली गई। मैं हादी का एडमिशन किसी और अच्छे स्कूल में करवा दूंगा। उसके अंदर की कैफियत चेहरे की सफेद पड़ती रंगत से अयां हो रही थी। शायद के टीवी की जाने मुतवज्जो होने से पहले सफदर भाई ने अपने अंदर की बची कुची इंसानियत का सबूत फराहम करना चाहा था, मगर इस सबूत की जरूरत किसे थी? सिर्फ हादी। सफदर भाई ने इरसल और शमून का नाम नहीं लिया था। गोया एक अच्छे स्कूल से निकालकर दूसरे अच्छे स्कूल में हिजरत करवाना सिर्फ हादी का नसीब बना था। लाउंज में मौजूद बाकी लोग यूं इन हमाक से टीवी देख रहे थे जैसे गुफ्तगू के मुंदरजात से मुकम्मल तौर पर ना आशना हो। वो आंसू पीती भारी दिल और बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आ गई थी। 2 साल कबल जब हादी के एडमिशन के लिए वो खुद को तैयार कर रही थी, उसके जहन में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि सफदर भाई हादी को इरसल और शमून के स्कूल में बिना उसके कहे खामोशी से दाखिल करा देंगे। तब वो कितना खुश हुई थी। कई दिन तक खुद को लताड़ती रही थी कि वो बिला वजह भाइयों के खिलाफ उल्टा सीधा सोचती रहती है। खूनी रिश्ते भी भला एक दूसरे से बेपरवाह हो सकते हैं। हालांकि सीमा भाभी कितना चेबजबी हुई थी। अपनी आदत के मुताबिक सामने से तो नहीं, मगर अपने रवैये से उन्होंने बहुत अरसे तक नाराजी रिवा रखी थी। फिर जरमीना भाभी के आ जाने के बाद हर माह फीस अदा करने के मौके पर तेज आवाज में दोनों देवरानी जिठानी महंगाई के रोने इतने रोती कि चाह कर भी तहरीम उन दुखड़ों को नजरअंदाज नहीं कर सकी थी। फिर भी इत्मीनान रहता था, सफदर भाई को रद्दमल नहीं दिखाते थे, मगर वो अंदर से शायद पक चुके थे। तभी तो आज अपना फैसला सुनाकर बेपरवाह हो गए। मगर ममा, मैं स्कूल क्यों छोड़ूं? और अब सोने से पहले जब उसने हादी से स्कूल बदलने का जिक्र किया तो वह मासूम एकदम से अचंभे का शिकार हो गया। तहरीम ने बामुश्किल अपनी हिचकियां घोंटी थी। बेटा, नया स्कूल ज्यादा अच्छा होगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे हादी को कायल करे। अपने बेटे की आदत का उससे ज्यादा किसको अंदाजा था? अव्वल तो वो नए माहौल नए लोगों से घुलता मिलता कम था।
اگر گھل مل جاتا تو پھر پورے جی جان سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا۔ میں نے نہیں جانا کسی اور اسکول، یہاں میرے اتنے دوست ہیں، ساری ٹیچرز مجھے لائک کرتی ہیں، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہے نا مما؟ انجانا خوف اس کی بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ تحریم بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، نیند میں کھونے تک وہ بار بار یہی کہتا رہا، مما مجھے اور اسکول تو نہیں بھیجیں گی؟ ہر بار تحریم کے دل نے بآواز بلند سسکاری بھری تھی۔ اب اس کے سو جانے کے بعد وہ گھٹی گھٹی آواز میں ڈھیر سارے آنسو بہاتی رہی۔ باہر آسمان بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ تمہارے آنے کا ٹائم ہے؟ کمر پر ہاتھ ٹکائے، تیوری چڑھائے، دروازے کے سامنے پھیل کر کھڑی، وہ جیسے راستے مسدود کیے ہوئے تھی۔ انصب کا دل چاہا آگے بڑھ کر گلا ہی دبا دے اس عالم چنا کی بچھڑی روح کا، اور وہ آگے بڑھا بھی، مگر ایک ہاتھ سے دھکیلتے ہوئے اسے ہٹایا۔ وہ گرتے گرتے سنبھلی اور بھنا کر پھر سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ انصب کو نہ چار قدم ساکن کرنے پڑے۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ یہ پوچھ تاچھ کے انداز وکھرے لگ رہے تھے۔ انصب مشکوک ہوا۔ تم نانی نہیں ہو میری جو تمہیں جواب دیتا پھروں؟ وہ کاٹ کھانے کو آیا تھا۔ نانی؟ سویرا جتنا بدمزہ ہو سکتی تھی اس سے دگنا ہوئی۔ کیسی خشک غیر رومانوی مثال دینی چاہی تھی اس نے۔ بیوی کہہ دیتا کیا جاتا تھا، مجھے تمہاری نانی بننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ تو بن کیوں رہی ہو؟ وہ کچن میں جانا چاہتا تھا لیکن ابھی فضا ناموافق تھی۔ جس طرح سے خدائی فوجدار بن کر وہ تشویش ظاہر کر رہی تھی، کھاتے وقت بھی سر پر سوار رہتی۔ کدھر جا رہے ہو؟ کھانا نہیں کھانا تم نے؟ اسے کمرے کی جانب رخ موڑتے دیکھ کر وہ بکھلائی تھی۔ مہربانی تمہاری، کھا کے آیا ہوں۔ کیا مطلب کھا کے آیا ہوں؟ ادھر میں جو تمہارے کھانا گرم کر دینے کی ڈیوٹی پر لگائی گئی تھی، نیند حرام کر کے وہ مائنڈ یو مس سویرا۔ وہ رک گیا۔ نیند حرام کرنے کا احسان مجھے کھانا گرم کر کے دینے کے لیے نہیں، بلکہ انٹرنیٹ کھنگالنے کی وجہ سے، جو تم روزانہ کرتی ہو، اور میری ماں یہ ڈیوٹی بنا ناراض ہوئے سنبھالتی ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں تھی احسان کرنے کی۔ شرم تو نہیں آتی ماں کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کوئی اور جواب نہ سوجا تو شرم و غیرت دلانے پر آ گئی۔ وہ تمہیں آنی چاہیے، آدھی رات کو میرے آگے دروازہ کھول کر مجھ پر ڈورے ڈالتے ہوئے، کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے سویرا کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ تم؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ آواز نیچی کرو، سب کو جگا کر اپنا یہ کارنامہ دکھانے کی ضرورت نہیں، تمغے نہیں پہنائے جائیں گے تمہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا، بولتا جا رہا تھا۔ بائی دی وے، آخری سیڑھی پر ذرا دیر کو رکا۔ میری امی کو نشے کی گولی دے کر تو نہیں سلایا؟ میرے آنے سے پہلے تو کبھی نہیں سوئی۔ انداز طنزیہ تھا۔ سویرا پیر پٹکتی رہ گئی۔ سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ یہاں سیب رکھا تھا، کدھر گیا؟ اچھی طرح سے فریج کا کونا کونا چھاننے کے باوجود بھی نہ ملا تو زرمینہ بھابھی ناگواری سے بڑبڑائیں۔ شملہ مرچ کاٹتی تحریم کے ہاتھ میں چھری کام گئی۔ وہ وہیں کچن میں سبزی بنا رہی تھی۔ بھابھی فریج میں سیب رکھا تھا۔ زرمینہ بھابھی لاؤنج میں جا کر شاید سیما بھابھی سے استفسار کر رہی تھی۔ تحریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رکھا ہوگا، کون اٹھا سکتا ہے؟ میں نے ابھی ہادی کو کھاتے دیکھا تھا۔ ارسل یقیناً کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہا تھا۔ اس کی مصدقہ اطلاع پر جو گولہ بارود ہونی تھی اس نے اسے پیشگی ادموا کر دیا۔ کیا؟ زرمینہ بھابھی کی چیخ ایسی بے ساختہ تھی جیسے کوئی قیمتی چیز ہادی کی رسائی میں چلی گئی ہو۔ کچن میں بیٹھی تحریم کا دل ایک دم سے اچاٹ ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی اڑائی جانے لگیں۔ زرمینہ بھابھی کے مشہور زمانہ گھراہٹ سے پورا گھر فیض پانے لگا۔ دکھتے دل کو سنبھالتی تحریم نے شکر کیا کہ ہادی گھر پر نہیں تھا۔ ہمارے ہاتھ میں آنے سے پہلے سب ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ بھی ہے کتنی مہنگائی ہے، گن گن کر تو فروٹ آتا ہے، وہ بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کہوں پرویز سے کہ ٹوکرے لے آیا کرو، ہم تو کھائیں نہ کھائیں مفت کی روٹیاں توڑنے والے پہلے اپنا پیٹ بھریں۔ جاہل گنوار عورتوں کی طرح زرمینہ ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر چکی تھی۔ تحریم ہونٹوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں گھونٹتی رہی۔ اب لوگوں کے ڈر سے فروٹ بھی لاک کر کے رکھنا پڑے گا، اپنے گھر میں آزادی سے رہنا نصیب نہیں۔ کبھی کسی چیز کی حفاظت کے لیے الرٹ ہونا پڑتا ہے تو کبھی کسی کی۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے، اور نہیں تو کیا۔ بجائے ٹھنڈا کرنے کے سیما بھابھی نے زرمینہ کو اور جوش دلایا۔ جو اچھی چیز آتی ہے اس کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ اسی منحوس کے خوف سے بچوں کو نہ اچھا کھلا پلا سکتے ہیں نہ کھلونوں کے نام پر کچھ دلا سکتے ہیں، پھر یہ بھی مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیما بھابھی کا اشارہ یقیناً ہادی کی طرف تھا۔ تحریم کے دل سے خون رسنے لگا۔ ایک سیب کھانے پر اتنا واویلا! اول تو وہ خود بہت محتاط رہتی تھی، مگر ہادی کو عیش میں نہ رکھے سو اکثر اس کی ننھی منھی خواہشوں فرمائشوں کا گلا گھونٹ دیتی۔ دوسرے وہ خود بھی بڑا کالے بچہ تھا۔
शायद उसे अपनी और माँ की बेबसी का एहसास होने लगा था, मगर आज हादी का एहसास और तहरीम की एहतियात दोनों को वक्ती तौर पर भुला दिया गया। सुबह हादी ने नाश्ता मारे बांधे किया था। तहरीम को इस बात की फिक्र थी। नाश्ते के फौरन बाद इरसल और शमून को सेब खाते देखकर हादी ने भी फरमाइश की, तो ममता एहतियात पर गालिब आ गई। फ्रिज में एक सेब रखा था, बगैर किसी वसवसे की तरफ ध्यान दिए तहरीम ने वो सेब हादी को खिला दिया था और अब उसका नतीजा भुगत रही थी। डोली को फीड करवाने का बहाना बड़ा अच्छा हाथ लगा था जरमीना के। सारा दिन वो ताकत वाली गिजाओं पर हाथ साफ करती दिखाई देती। अभी भी सेब की तलाश यकीनन मिल्क शेक बनाने की गर्ज से थी, जिसमें नाकामी के बाद वो आपे से बाहर हुई इंसानियत तक फलांग चुकी थी। बहुत मुश्किल है, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। तहरीम को एकदम से घुटन होने लगी। कमाना खिलाना पड़ता तो फिक्र होती, हाथ पे हाथ धर के बैठती है, सब कुछ सामने आ जाता है। खुद जूते चटखाने पड़ते तो बीबी को पैसों की अहमियत का पता चलता। अभी तो बेहिस्सों की तरह भाइयों पे पल रही है। तोप के ये गोले ज्यादा बारूदी थे। तहरीम की सिसकियां ऊंची होती चली गईं। उस रात सवेरा साहिबा क्यों ख्वामखा मेहरबान हुई जा रही थी, ये अगदा अभी अभी यास्मीन ने खोला था। क्या वो निवाला मुंह में डालना भूल गया? यकीनन सवेरा इस नई खबर से आगाह थी। खाली सवेरा क्या, सब घर वाले इस बात से बाखबर थे, एक सिवाय उसके। और वो क्या करता, उसे तो अपनी भी खबर नहीं थी आजकल। अच्छा है ना, घर में ही बहू मिल गई मुझे, बाहर की खाक छानने से बच गई। मगर अम्मी, ये कैसे मुमकिन है? उसे नई परेशानी लाहक हो गई। क्यों मुमकिन नहीं? यास्मीन की खुशी हैरत में तब्दील हुई। मतलब मेरी जिंदगी का फैसला और मुझसे पूछे बगैर? तो पूछ तो रही हूँ। उनका लहजा तेज था। अनसब बुरी तरह से माथा मसलने लगा। ये क्या तरीका है पूछने का? आप इसमें बात कर ली और मुझे सिर्फ मतला कर रही हैं। हाँ तो सवेरा घर की बच्ची है, एतराज की गुंजाइश है ना जरूरत। यास्मीन मुकम्मल तौर पर रजामंद थी। अम्मी, वो झिंझलाया, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। ऐसे कैसे? अब के यास्मीन ने भुएं कोड़ कर उसे देखा तो दाल में काला काला सा नजर आया। क्या कहना चाह रहे हो? वो सख्ती से पूछ रही थी। यही कि मैं सवेरा के लिए ऐसा नहीं सोचता। उसने नजरें चुराकर बहादुरी दिखानी चाहिए। अब सोच लो। यास्मीन ने सारे हथियार सौंध रखे थे। नहीं सोच सकता। वो जिद सा हुआ। क्यों? अब के अम्मी के इस्तफसार में काट थी। क्योंकि मुझे सवेरा से शादी नहीं करनी। क्या कमी है सवेरा में? यास्मीन को गुस्सा आने लगा। कोई नहीं, बस मुझे उससे शादी नहीं करनी। यास्मीन तादेर बड़ी खोजती नजरों से उसे देखती रही। शक तो मुझे पहले था, अब यकीन हो गया है। फिर बोली तो लफ्जों से शोले लपक रहे थे। क्या? किस बात का? अनसब ने डरते डरते सर उठाया था। किसी और से चक्कर है तुम्हारा? अम्मी, इस बात पर वो खुद चकरा कर रह गया। ये जो दीवानों वाली हालत बना ली है ना तुमने अपनी, ऐसे ही नहीं बन गई। ना खाने का होश है ना पीने का। सुबह दफ्तर और फिर रात को इस टाइम तुम्हारी शक्ल देखने को मिलती है। अम्मी बर्तन समेटते समेटते बोलती जा रही थी। मगर मैं कह रही हूँ, इश्क रचाने के लिए जवान नहीं किया था तुम्हें। ला हौला वला। वो बुरी तरह गड़बड़ाया। अम्मी ट्रे उठाए दरवाजे तक जा चुकी थी। ये फरमान अपने बाप को खुद सुनाना, मैंने कहकर जूते नहीं खाने। धड़ से दरवाजा बंद करती वो चली गई। वो अपने ही बाल नोचता रहा। चाहा तो बहुत था, आइंदा नहीं सोचेगा उसे। जबरदस्ती अपने दिमाग दिल से झटक देगा उसे कि जिस गांव जाना ही नहीं था उसके कोस क्या गिनने। मगर दिल ऐसा हरदर्म था कि एक भी चलने नहीं दे रहा था। वही, सिर्फ वही कि रट लगाता उसे नढाल किए रखता। उस दिल के खौफ से वो खोखर हाउस भी कम कम जाने लगा था। उस घर में जहां वो रहती थी, बसती थी, जाकर दिल की मुंहजोरी कुछ और हो जाती। और ये मुंहजोरी बदनाम ही ना कर डाले, इसी खौफ के जेर असर वो छुट्टियां ज्यादा करने लगा था। जिंदगी बेहद घुटन का शिकार हो गई थी। 3 साल यहाँ मैके में बेवा की हैसियत से रहने के दौरान उसने कभी भी वो नहीं सोचा या चाहा था जो वो इन दिनों सोच रही थी। ये तीसरा साल बहुत भारी और बहुत बेकैफ गुजर रहा था। हादी का स्कूल तो तब्दील हुआ ही था। अब ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जिनकी जद में सिर्फ वही नहीं, हादी भी आने लगा था। जहाँ खाने पीने पे भी एतराज होने लगे, वहाँ जिंदगी गुजारने का सवाल नहीं था। वहाँ जिंदगी के दिन घसीटे जाते। यही वजह थी कि हादी बहुत कम गो और मुजमहिल सा रहने लगा था। मुझे अपने लिए नहीं, हादी के लिए, सिर्फ और सिर्फ हादी के लिए एक और घर चाहिए, जो सिर्फ मेरा हो, जहाँ मैं आज़ादाना रह सकूं, जहाँ हमारा ताकुब करती वहशियाना नजरें ना हो, हम पर बर्छी की तरह पड़ते कोसने ना हो। मुझे एक और घर चाहिए। उसकी बर्दाश्त का खात्मा हो गया था। भैया और भाभीियों की बेअतनाई
کچوکے تان و تشنی صرف اس کی ذات تک رہتے تو وہ تا زندگی برداشت کر سکتی تھی، پر یہاں ہادی بھی رگیدا جا رہا تھا، گھل رہا تھا، اس کی ممتا بلک اٹھی تھی۔ تبھی تو وہ صرف اس نہج پر جا کے سوچنے لگی، مجھے اس گھر میں ان بے ضمیر بہیس لوگوں کے بیچ نہیں رہنا۔ پیارے مالک، میرے بچے کی زندگی کے لیے کوئی سبیل نکال۔ وہ شدت سے دعا گو تھی، اور یہاں بھی اس کے نصیب کی کم وقتی کہ کوئی اعلیٰ عرفہ تو دور کی بات، نکما سا رشتہ بھی اس کے لیے نہیں آ رہا تھا، اور وہ اس معاشرے کی شاید واحد بیوہ اور بچے کی ماں تھی، جو جلد از جلد دوسری شادی کی خواہش میں سجدے لمبے کیے جا رہی تھی۔ اسے اس بے چھت پناہ سے بہتر وہ صاحبہ محسوس ہو رہا تھا جہاں وہ اپنا گھر ہونے کا استحقاق جماتے ہوئے بغیر کسی خوف خدشے کے خود بھی رہ سکتی تھی اور اپنے بچے کو بھی رکھ سکتی تھی۔ تھکی تھکی سی سانس لیتے ہوئے اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، گھنٹہ ہونے والا تھا اسے کپڑے پریس کرتے ہوئے، اور ابھی بھی جلدی جان خلاصی کی امید نہیں تھی۔ جس حساب سے زرمینہ اپنے پرویز بھائی اور ڈولی کے کپڑوں کا سٹاک اسے دے گئی تھی، انہیں پریس کرنے کے لیے گھنٹہ بہت کم تھا، پتہ نہیں کتنے مہینوں کے جمع شدہ کپڑے تھے۔ تحریم کو شک سا ہوا جیسے پریس ہوئے بھی اٹھا لائی ہوں۔ بات سنو، اپنے ہی خیالوں میں گم زرمینہ کی قمیض پر استری پھیرتی وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ سامنے سے سیما بھابی کپڑوں کو تہہ در تہہ اٹھائے چلے آ رہی تھیں۔ تحریم کی سانس رکنے لگی، اتنا بے بس اور لاچار بھی اللہ کسی کو نہ بنائے۔ پرسوں سے اسے بخار ہو رہا تھا اور ابھی گھنٹہ بھر پہلے وہ مجبوراً اپنے اور ہادی کے کپڑے پریس کرنے آئی تھی کہ زرمینہ بھابی اس کی برداشت کا امتحان لینے کپڑوں کا گٹھڑ تھما گئیں، اور اب یہ بڑی بھابی دل چاہا سارا لحاظ ساری مروت بھول بھال کر چیخ پڑے کہ انسان ہوں جانور نہیں، رحم کریں۔ لیکن یہ آج میں نے شمون کے گرمیوں کے کپڑے نکالے تو کافی سارے تو چھوٹے نکلے، پورے بھی نہیں آئیں گے۔ اسے سمجھ نہیں آئی سیما بھابی یہ سب اسے بتانے کیوں آئی ہیں بھی ٹھیک ٹھاک، نہ رنگ خراب ہوا نہ کپڑا گھسا، اسی لیے میرا دل نہیں چاہا شمیم کو دینے کو۔ سیما بھابی نے کپڑے ایک طرف رکھ دیے تھے، اپنے ہادی کو بالکل پورے آئیں گے، تم پہنا کر دیکھنا۔ ان کے لہجے کی حلاوت تحریم کو زہر میں ڈوبی محسوس ہوئی، نہ کوئی شرمندگی نہ کوئی احساس ہمدردی، صرف بھیک، اترن کی شکل میں منہ پر ماری گئی بھیک، جو صرف اس لیے اس کے حوالے کی گئی کہ کل ہی ہادی سب کے سامنے اسے بتاتے بتاتے رو پڑا تھا، مما میری ساری شرٹس اور نیکر پھٹی ہوئی ہیں، آپ سی بھی دیتی ہیں پھر سے پھٹ جاتی ہیں، مجھے بہت شرم آتی ہے، اور اس ڈر سے کہ کہیں ان کے شوہروں سے ہادی کے لیے گرمیوں کے کپڑوں کی فرمائش نہ ہو جائے۔ آج یہ احساس کیا گیا تھا، شدت غم سے تحریم کا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا۔ استری بھول بھال وہ وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ آج ارسل اور شمون کے پاس محض یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ وہ پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے گا آیا بیٹھا تھا۔ دونوں بچے نکمے اور پڑھائی چور تھے، اس کا یہ کہنا دونوں کو خوش کر گیا۔ ایک سیکنڈ، فون بج رہا ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ فون کی بیل یہاں تک آ رہی تھی، انسب کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر دونوں بھائی آگے پیچھے ڈرائنگ روم سے بھاگ گئے۔ فون بج رہا ہے تو سننے والے صرف یہ دو ہیں کیا؟ ایک نمبر کے نالائق، وہ بدمزہ سا سوچتا رہا۔ اسے کہاں خبر تھی کہ آج دونوں بھابیاں اپنے شوہروں کے ساتھ کسی تقریب میں گئی ہوئی ہیں۔ گھر کا فون جب جب بجتا بھائی یا بھابیاں ہی اٹینڈ کرتی۔ دو ایک بار تحریم سے فون سننے اور غلط سننے کی ایسی غفلت ہوئی کہ بھابیاں آج تک نہیں بخش رہی تھیں۔ اسی کو کافی جانتے ہوئے تحریم نے فون سننا تو دور، فون کے پاس پھٹکنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ارسل اور شمون بھی اتنے چھوٹے ہو کر سمجھ گئے تھے کہ پھپھو کی کیا وقت ہے، اسی وجہ سے تو ابھی اٹھ کر بھاگے تھے۔ بچوں کے انتظار نے کوفت کی شکل اختیار کی تو وہ جانے کا سوچنے لگا، اور ابھی ارادہ کیا ہی تھا کہ پہلے ہادی اور بعد میں تحریم اندر داخل ہوئی۔ انسب تحیر میں گھرا فوراً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ تحریم اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ سلام تو کیا کرتی، جو کہنے آئی تھی وہ بھی بھول گئی۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، ہوائیاں اڑاتی تحریم کو اس نے خود ہی آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب اس نے محض سر ہلا کر دیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی گھبراہٹ انسب کو بے چینی سے دوچار کر گئی۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا وہ رو کر آئی ہے اور ابھی بھی رو دے گی۔ آپ پلیز آرام سے بیٹھ جائیں، میں سن رہا ہوں، آپ بلا جھجک کہیں۔ اس کے نرم و حلیم لہجے کا اثر تھا کہ وہ فوراً بیٹھ گئی، لیکن پریشانی اور گھبراہٹ ابھی بھی ہر انداز سے ظاہر تھی۔ انسب بغور اسے دیکھنے لگا، اسے شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے، برابر انگلیاں چٹکاتی رہی۔ میں پھر جب بولی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آنسوں سے بھرائی بھاری ہوتی آواز انسب کے دل کی نرماہٹیں واپس لے آئی۔ وہ وہی انسب بن بیٹھا جو ایک نظر کا شکار ہو کر تحریم پر مر مٹا تھا۔ اس کی ساری شدتیں، ساری محبتیں عہد آئیں۔ مجھے نوکری کرنی ہے،
صرف اتنا کہنے میں وہ کتنی اذیت کا شکار ہوئی۔ انسب کو بھی اندازہ ہو گیا وہ یقیناً بے بسی کی انتہا پر تھی۔ آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا دیکھ کر ہلکی سی کرن کی آس میں اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ سے امید کے سارے جگنو اڑ گئے تھے یا بجھ گئے تھے۔ ضبط کرتے کرتے بھی بند ٹوٹ گیا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ بہہ کر چہرہ بھگونے لگے تھے۔ انسب کے گمان میں بھی نہیں تھا یہ ہوگا۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ مما کیوں رو رہی ہیں؟ کب سے چپ بیٹھے ہادی نے پریشانی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ شاید خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ چپ ہونا چاہتی تھی لیکن آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ مما مت روئیں، پلیز مت روئیں۔ ماں کو چپ کرانے کی کوشش میں ہادی بھی روحان سا ہو گیا۔ پلیز مت روئیں، کنٹرول کریں، آپ کا بیٹا پریشان ہو رہا ہے۔ بہت غیر متوقع صورتحال تھی جسے قابو کرنے میں وہ بھی ناکام ہو رہا تھا۔ آپ میری مدد کریں پلیز، میں نہیں جانتی میں کیسے نوکری تلاش کروں، مجھے نوکری کرنی ہے۔ وہ پھر سے آبدیدہ ہو گئی۔ بے بسی اور لاچاری اس کے چہرے پر درج تھی۔ انسب کے دل کا ہر کواڑ اس ایک پل میں کھل گیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے خود کو باز رکھ رہا تھا، خیالوں پر زبردستی پہرے بٹھا رہا تھا، دل کے ہر دروازے کو تالے لگانے کے در پہ تھا، آج اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو گیا۔ وہ ہار گیا، تحریم بے خبری میں جیت گئی۔ یا پھر میرے لیے کسی بوڑھے، کسی مریض یا کسی رنڈوے کا رشتہ لانے میں مدد کر دیں، مجھے شادی کرنی ہے، کسی بھی صورت میں کسی کے بھی ساتھ۔ منت سماجت سے مدد کی یہ دوسری درخواست انسب کے لیے اس راہ کا تعین کر گئی جس پر جانے سے وہ زبردستی خود کو روکے ہوئے تھا، مگر اس وقت سامنے بیٹھی وہ ہستی جو اسے آج کل دنیا کا سب سے قیمتی، سب سے پیارا انسان لگنے لگی تھی، اپنی بے بسی، لاچاری اور مجبوری کے باعث ناممکن ترین فیصلہ کروا گئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ تحریم کے آنسو، اس کا وحشت بھرا انداز، بے طرح گھبراہٹ، کسی کے آ جانے کا خوف، اس کی کون سی ایسی بات تھی جسے وہ بے اختیار نہیں ہوا؟ تحریم کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یوں اسے دیکھنے لگی جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو، ہنس رہا ہو۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلا جملہ رد و بدل کے ساتھ ایک بار پھر تحریم کی سماعتوں پر بجا۔ وہ ساکت و صامت، یقین و بے یقینی کی کیفیت کے بیچ چکرانے لگی۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ وہ غلط نہیں سن رہی تھی، نہ سماعتیں کمزور پڑی تھیں، تیسری بار سننے میں مغالطہ نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ ایسا بھی لگا ہو جیسے ان چند حرفوں میں انسب کی خواہش، مرضی، پسند بھی شامل ہو۔ تحریم کے اعصاب یکدم ڈھیلے پڑے تھے۔ میری امی بہت سخت مزاج تھیں، مجھے نہیں یاد انہوں نے کبھی پیار سے یا نرمی سے مجھے مخاطب کیا ہو۔ ان کے مزاج میں حاکمانہ عنصر تھا، لیکن بھائیوں کے لیے وہ ہمیشہ مہربان رہی۔ بیٹی کی تربیت کے ان کے اپنے اصول تھے، شاید وہ بیٹی سے نہیں بیٹی کے نصیب سے خائف تھی۔ تبھی تو جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو انہیں میری شادی کی فکر لگ گئی، ہر ایک کے سامنے یہی تذکرہ لے کر بیٹھ جاتی۔ امی کے برعکس ابا میرے لیے فرشتے کا درجہ رکھتے تھے، بھائیوں سے زیادہ انہوں نے مجھے پیار اور اہمیت دی، لیکن میری جلد شادی کے معاملے میں ان کی ایک نہ چلی۔ فطرتاً وہ مغلوب طبیعت کے تھے اور امی بھی ان پر حاوی تھی۔ سو ابا کی ناپسندیدگی کے باوجود محض 17 برس کی عمر میں شادی شدہ ہو گئی۔ دور کہیں نگاہ جمائے، ارد گرد کے ہر شے کو فراموش کیے، حتیٰ کہ اسے اور ہادی کو بھی۔ وہ اپنی زندگی کی کتاب کھولے اولین ورق سے بتانے لگی، تو انسب نے بھی ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس وقت قطعی لاتعلق ہوئی، جیسے خود سے باتیں کرنے کا شوق پورا کر رہی تھی۔ آتے ہی ہادی پارک کی گہما گہمی میں مست ہو گیا تھا۔ اس شام کھوکھر ہاؤس میں وہ آخری شام کا چکر لگانے گیا تھا، مگر تقدیر ایسی مہربان ہوئی کہ زندگی کی تنابیں وہیں سے جوڑ دیں۔ آتے سمے وہ تحریم کے ہاتھ میں اپنا موبائل دے آیا تھا۔ تحریم شدید خوف کا شکار تھی، لینے پر معترض بھی ہوئی، لیکن وہ اس مفید موقع کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہر اعتراض کو محبت کی دلیل سے رد کیا۔ نتیجتاً آنے والے دنوں میں عہد و پیما کے نئے سبق ازبر ہوئے۔ وسوسوں اور خدشات نے وقتی طور پر ہی صحیح دل کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ ہر رات فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگیں، ہر رات وہ ملنے کی استدعا کرتا، ہر رات تحریم رد کر دیتی، مگر آج کچھ انسب کی ناراضی اور کچھ اپنی خواہش سے مغلوب، مجبور وہ اس پارک میں ملاقات کے لیے آئی بیٹھی تھی۔ میری قسمت ہی شاید کھوٹی تھی کہ سسرال بھی ایسا ملا جہاں بہو کو زرخرید سمجھا جاتا تھا۔ میں کم عمر تھی، بزدل تھی، جلد ہی زیر بار ہو گئی، بے چون چراغ ان کے رنگ میں رنگنے لگی، لیکن قسمت کو ابھی اور بھی امتحان مطلوب تھے کہ ہادی جب 2 سال کا ہوا، میرے شوہر گردے ختم ہو جانے کی وجہ سے مجھے بیوگی کا نیا دکھ دے گئے۔ تحریم کی آواز کانپنے لگی، وہ شاید خود کو پھر سے اسی اذیت ناک باپ کا حصہ بنا بیٹھی تھی۔
मैके में मेरे पास अब्बा और भाई ही थे। अम्मी ने मेरी शादी के कुछ माह बाद ही ऐसी आंखें मूंदी कि फिर ना खोली। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि वो इतनी जल्दी मुझे ब्याहने पर क्यों बजिद थीं। उन्हें अपनी जिंदगी के दिन कम नजर आ रहे थे। अम्मी के ना होने से मुझे ताहयात मैके जाकर रहना मंजूर नहीं था। मुझे भाइयों और सीमा भाभी से अजीब अजनबियत महसूस होती थी। मैं सारी जिंदगी आफाक के नाम पर ससुराल बैठने को तैयार थी, मगर यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसका गला रुंध गया। अनसब ने लाशौरी तौर पर उसका हाथ पकड़कर जैसे हिम्मत बंधानी चाहिए। मेरे जेठ मेरे लिए शैतान बन गए। उनकी आलूदा नजरें मेरा जीना हराम करने लगी। तो मैं मैके आ गई। यहाँ मुझे अब्बा का सहारा था। भाई मुंह से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अजीब कठोर और सर्द मिजाज थे शुरू से। उन्हें मेरे आने न आने से कभी फर्क नहीं पड़ता था, न पड़ा। भाभी अलबत्ता बहुत बदजिन हो गई। अपने रवैये से जाहिर करने लगी कि उन्हें मेरा मुस्तकिल आ जाना कितना बुरा लगा है। रह गए अब्बा तो वो खुद उनके मोहताज थे। मेरी बेवगी के गम में घुल घुल कर जल्द ही मुझे छोड़ भी गए। टप टप उसके आंसू बहना शुरू हो गए तो रुकने में ना आए। अनसब का दिल जकड़ गया। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो उसका हाथ थपथपाता रहा। अल्लाह पर और फिर मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी जिंदगी का हर दुख चुन लूंगा। आप अपना हाथ छुड़ाकर वो भारी होती आवाज में कहते हुए हिचकिचाई। आपके घर वाले उसकी आंखों में अंदेशे फन फैलाए खड़े थे। मान जाएंगे इंशाअल्लाह। दिल में तो लर्जाहट हुई, लेकिन उसका लहजा मजबूत था। मैं नहीं चाहती आपके लिए कोई इम्तिहान खड़ा हो। मेरी वजह से आपको वो फिर से आप दीदा होने लगी। ऐसा कुछ हुआ भी तो वो इम्तिहान पास करने के लिए मैं मौजूद हूँ। तुम्हें ज़रूरत नहीं परेशानियां पालने की। वो तहरीम को हर मुमकिन हद तक अपने मुखलिस और साबित कदम होने का यकीन दिलाना चाहता था, मगर किस्मत की ठोकरों से दिल बर्दाश्ता तहरीम अभी भी खदशात का शिकार थी। तहरीम ना भी कहती तो भी वो बाखबर था कि वो जल्द से जल्द शादी की ख्वाहा है। उसकी इस जल्दी के पीछे हादी था, जो मामू ममानियों और फिर उनके बच्चों के जहर आलूद रवैये की नजर हो रहा था। अजीब तरह की चुप उस पर सवार रहने लगी थी। तहरीम के बस में नहीं था, वरना वो उसे इन जालिम रिश्तेदारों से छुपाकर बहुत दूर ले जाती, जहां दूसरे बच्चों की तरह हादी भी आजादाना सांस लेता, बच्चा बनकर रहता। उस पर हमा वक्त पहरा देती नजरें न होती, रोक टोक के लिए ताक़ुब करती गुसीली पुकारें न होती। और ऐसा तभी मुमकिन था जब वो अनसब के साथ शादी कर लेती। बेशक वो जुबान से नहीं कहती थी, लेकिन हर मुलाकात पर उसके सवाल पूछती और उम्मीद भरी नजरें अनसब को मुस्तरब कर जाती। वो क्या बताता कि वो अपने अंदर इतना हौसला नहीं पा रहा जो घर वालों के सामने ये बात कहने के लिए उसे दरकार था। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक तो नहीं रहना था। खुद से ज्यादा उसे तहरीम की परवाह थी। कबल उसके कि वो मायूस हो जाती, उसने घर में बात करने की ठान ली। वो नहीं चाहता था इस पहले महाज पर ही वो कमजोर निकले। घर में सबसे ज्यादा हमदर्द मुखलिस माँ के अलावा और कौन हो सकता था। उसने बड़े मुनासिब अल्फाज बयां के साथ मुद्दा पेश किया। दिल को यकीन सा था अम्मी साथ जरूर देंगी, मगर तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ, बिल्कुल नासमझ और कमअकल औरतों की तरह यास्मीन ने ऐसा वावेला मचाया जिसको नहीं भी खबर थी हो गई। वो भौचक्का सा कभी लाड उठाने वाली बड़ी माँ चच्चियों, कभी जान देने का दावा करने वाली माँ को देखता रहा। कौन है वो चंडाल जादूगरनी? एक कसम खाने के बाद उसे कोई मिला भी तो हमारे घर का, दीदे फूट जाएं डाइन के जिनसे तुम पर डोरे डाले। बाजारी बड़ी अम्मा कलेजा पकड़े ऐसा शुरू हुई कि अनसब के समाते धुआं छोड़ने लगी। पहले ही शक था कुछ गलत है, ऐसे ही तो घर से घर वालों से दूर नहीं रहने लगे थे। हाय मैं बदनसीब, अल्लाह ने एक बेटा दिया, वो अभी आजमाइश बनने जा रहा है। हाय। यास्मीन के बयान अलग नाकाबिले बर्दाश्त साबित हुए। और तो और इशरत चची, नौशीन चची भी उसे खशमनाक नजरों की मार मारने लगी। सारा घर बोंचाल की जद में आ गया। लम्हा भर को तो वो खुद भी परेशान हो गया कि नामालूम उससे कोई गैर इस्लामी काम तो नहीं होने जा रहा। क्या बड़े क्या छोटे, हर किसी की नजरों में वो मातूब हो गया था। इस वक्त तो वो घर से बाहर चला गया था। रात में इतनी देर लगाकर आया कि सब बिस्तरों में घुस गए थे, मगर सुबह ही सुबह उसे ताहर साहब की अदालत में बुलवा भेजा गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सब लोग नाश्ता कर चुके थे, बर्तन भी सिमट चुके थे। डाइनिंग टेबल पर यह नशिस्त अब उसकी पेशी के लिए थी। वो सब उसे उन्हीं नजरों से देख रहे थे जिन नजरों से किसी मुजरिम को देखा जाता है। आप जो भी सुन रहे हैं ठीक सुन रहे हैं। अब जबकि पर्दा हट चुका था, फिर डरने का क्या फायदा। बेहतर था वो आर्या पार बात कर लेता, नतीजा जो भी निकलता। होश में हो तुम? तुम्हारी माँ ने नहीं बताया हम तुम्हारा रिश्ता सवेरा से करना चाह रहे हैं? बताया था, और मैंने उन्हें उसी दिन इनकार कर दिया था। वह नहायत सुकून से बोला,
عشرت، سویرا اور بڑی اماں نے ایک ساتھ پہلو بدلا۔ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ اپنے فیصلے خود سے کرنے لگے؟ طاہر گرج کر کہنے لگے۔ بڑا ہو گیا ہوں تو آپ لوگ میری شادی کی بات کر رہے ہیں؟ سویرا کے علاوہ تمہاری شادی کسی سے نہیں ہو سکتی۔ طاہر صاحب کا لہجہ حتمی اور ٹھوس تھا۔ میں صرف اور صرف تحریم سے شادی کروں گا۔ اس کے لہجے کی قطعیت یاسمین اور بڑی اماں کو دہلا گئی۔ کہا تھا نا، ہے کوئی جادوگرنی، گھول گھول کر تعویذ پلائے ہیں اس کو۔ باپ کے سامنے ہو رہا ہے، ابھی تو وہ نحوست ماری اس گھر میں آئی نہیں ہے۔ یاسمین باقاعدہ رونے لگی تھی۔ امی پلیز، تحریم کے لیے نازیبا الفاظ اس کے دل میں چھید سے کرتے جا رہے تھے۔ خود کو اتنا نیچے مت گرائیں۔ دیکھا دیکھا، یاسمین اور شدت سے رونے لگی۔ تم دیکھ رہے ہو، تمہارے فیصلے سے کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ بیٹے کی ہٹ درمی طاہر صاحب کو نرمی برتنے پر مجبور کر گئی۔ عورتوں کی طرح چیخ چلا کر معاملہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے کوئی ایسی انہونی بات نہیں کر دی ہے، یہ انہونی نہیں ہے۔ روتے روتے یاسمین چیخیں۔ ارے بیوہ، ایک بچے کی ماں سے شادی کرنا انہونی ہی تو ہے۔ بڑی اماں کے بس میں نہیں تھا، ورنہ جا کر تحریم کو نوچ کسوٹ آتی۔ کسی یہودی کافر لڑکی کا نام لیتا تو آپ خوش ہوتی، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ اس نے کالا جادو کیا ہے، لڑکا بات ہی نہیں سن رہا، آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بڑی اماں بھی آنسو بہانے لگی۔ بدبخت کا ایک شوہر کو کھا کر جی نہیں بھرا، دوسری شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ ارے اور کچھ نہیں تو اپنے بیٹے کا ہی سوچ لیتی۔ شریف عورتیں تو اولاد کی خاطر زندگی قربان کر دیتی ہیں، ہوگی کوئی زمانے بھر کی آوارہ بدچلن۔ بس برداشت اتنی ہی تھی۔ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ بنا طاہر صاحب یا کسی اور کی پرواہ کیے بغیر وہ ڈائننگ ہال سے باہر چلا گیا۔ پیچھے یاسمین اور بڑی اماں کا واویلا جاری تھا۔ جس معاملے کو وہ چٹکیوں میں اڑانے والا سمجھ رہا تھا، وہ اتنا مشکل ہو جائے گا سانوں گمان میں بھی نہیں تھا۔ گھر کے سبھی افراد دشمن بن گئے تھے۔ ہر ایک کے لیے وہ ناسمجھ، بھولا اور کم عقل کا درجہ اختیار کر گیا کہ جسے ایک بیوہ نے بآسانی اپنے فریب میں جکڑ ڈالا۔ ادھر گھر والوں کے ترش رویے اور رد عمل کی پریشانی، ادھر تحریم کی طرف سے نئی فکر۔ بالآخر اس کے لیے ایک رشتہ آ ہی گیا تھا، سیما بھابی کے طفیل، ایک ایسے مرد کا جو اپنی 2 بیویوں کو طلاق کا داغ لگا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے سیما بھابی کے رشتہ دار کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ اس رات وہ فون پر بولی تو انصب کا دماغ گھوم گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں گھاس کھا رہا ہوں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوں۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ نہیں انصب، پہلی بار وہ تیز لہجے میں یوں بولا تو تحریم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ، حسب عادت وہ رونا شروع ہو گئی۔ انصب مزید چڑھا۔ آپ کے لیے، آپ کی آسانی کی خاطر۔ وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا۔ اب جب کہ میں اتنی آگے نکل آیا ہوں کہ پیچھے دیکھوں تو نظر بھی کچھ نہیں آتا، تم میری آسانی کی خاطر اس بڈھے کا رشتہ قبول کرنے پر آ گئی۔ وہ تلخی سے بولا تو تحریم کے آنسو اور تیزی سے گرنے لگے۔ اتنی ظالم لگتی تو نہیں ہو، اس کے پوچھنے پر طنز تھا۔ تحریم کی سسکیاں زور سے نکلنے لگی۔ میری آسانی کی خاطر تم اتنا احسان کرو کہ آئندہ اس قسم کے فرمان میرے سامنے کہنا چھوڑ دو۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ تمہیں کھو دوں، اور یہ یقین ہی تو تحریم کا حوصلہ بنا ہوا تھا۔ مجھے تم سے اس حد تک بے وقوفی کی امید نہیں تھی، اور اگر حسان صاحب کو یہ معلوم پڑ جاتا کہ وہ 2 دن سے نہیں پورے 1 ہفتے سے یہاں ڈیرا ڈالے بیٹھا ہے تو وہ شاید چھترول بھی لگا دیتے۔ شرافت کے ساتھ گھر واپس جاؤ۔ بات منوانے کا یہ طریقہ انتہائی نامعقول ہے۔ حسان صاحب 2 ہفتوں سے بیرون ملک اپنے کاروباری دورے پر تھے۔ اسی کو غنیمت جان کر انصب بوریا بستر یہاں لے آیا تھا، حالانکہ راحیل بہت بدکا تھا۔ ڈیڈی کو ایسا ویسا مت سمجھو، وہ تو الٹا لٹکانے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ راحیل سے بہتر ڈیڈی کو اور کون سمجھ سکتا تھا، مگر انصب کے تانوں کوسنوں کے بعد اسے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ نہیں انکل، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اور اب حسان صاحب کے سامنے وہ اپنی ضد پر خاندانی روایت کی طرح قائم رہا۔ میں تو تمہیں اچھا خاصا عقل مند سمجھتا تھا۔ یہ جملہ حسان صاحب نے راحیل کو دیکھ کر کہا۔ دوسرے لفظوں میں راحیل سے عقل مند کہنا چاہتے تھے۔ راحیل جزبز ہو گیا۔ اس کی عقل خبت کرنے میں قصوروار بھی آپ ہیں۔ نہ آپ اسے کھوکھر ہاؤس بھیجتے ٹیوشن کی غرض سے، اور نہ یہ اس حد تک بڑھتا۔ حسان صاحب کی بات کا بدلہ راحیل نے دل میں سوچ کر لیا۔ انکل، آپ مجھے بتائیں، میں کون سا گناہ کا کام کرنے جا رہا ہوں؟ ایک شرعی کام میں سب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، بس یہ ہے میری بے وقوفی، آپ تو سمجھیں۔ ایک ہی سانس میں تیز تیز وہ کہتا چلا گیا۔ تو حسان صاحب بھی چپ ہو گئے۔ تو اتنی جلدی شادی کرنا لازمی ہے کیا؟ کافی توقف کے بعد وہ بولے تو انصب نے سکون کی سانس لی۔ حسان صاحب نرم پڑ چکے تھے۔ اس کا رشتہ آیا ہوا ہے، اور تو جو اس کا رشتہ آیا ہوا ہے وہیں اس کی شادی ہو جانے دو۔
क्या ज़रूरी है तुम इस नेकी का तौक लटकाओ? अंकल, वो तड़प ही तो गया। डैडी, आप समझ नहीं रहे। यहाँ मामला नेकी से भी आगे तक का है। राहील की जुबान फिसली। हसान साहब ने कड़ी नज़रों से उसे देखा था। वो दबक कर रह गया। ठीक है, मैं ताहिर से बात करता हूँ। तुम भी घर चलो। जब आप बात कर लेंगे और वो मान जाएंगे, मैं तब घर जाऊंगा। अगर अम्मी अब्बू अपनी जिद पर कायम थे, तो वो भी उनका बेटा था, जिद्दी और हरदरम। जब तक शादी के लिए मस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ जाता, उसका घर जाना मुहाल था। मैं इस बच्ची से वाकिफ हूँ। नहायत कम उम्री में उसकी शादी हुई थी और कम उम्री में ही वो मासूम बेवा हो गई। लिहाजा ये एतराज़ कि वो अनसब से दुगनी चुगनी उम्र की है, बिल्कुल गलत है। मुझे याद है मेरा राहील उससे पहले पैदा हुआ था। हस्बे वादा हसान साहब ताहिर साहब से बात करने आए तो रौब जमाकर उसे भी हमरा ले आए। इतने दिनों से उसकी दीद के लिए तड़पती यास्मीन तो उसे देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगी। हफ्ता भर पहले जब वो धमका कर जा रहा था तो उनके गुमान में भी नहीं था इतने दिन वो उनके बगैर गुजार लेगा। अरे जाने दो, इश्क का भूत ऐसे ही उतरेगा। देखना, एक रात भी बाहर गुजारने वाला नहीं। वो मुतहश सी उसके पीछे लपकी तो बड़ी अम्मा ने अहमियत ना देते हुए ये सब कहा था और वो ऐसा संगदिल के हफ्ता पूरा बाहर गुजार दिया। अभी भी यास्मीन उसे अपने पहलू में बिठाए कितनी बार बोसा ले चुकी थी। बेवा तो है ना, एक बच्चे की माँ तो है ना, जमाना क्या कहेगा? बड़ी अम्मा चमक उठी। अम्मा जी, जमाना वाह वाह करेगा। हसान साहब मुस्कुरा दिए। बड़ी अम्मा ने भुएं चढ़ा डाली। हमें नहीं चाहिए ऐसी वाह वाह। बड़ी अम्मा फौरन गुस्से में आ गई। यूं भी उन्हें हसान साहब का यूं आकर कायल करना जरा भी अच्छा नहीं लगा था। खुद हसान साहब भी खटक रहे थे। फिर तो गुनाहगार हम खुद हुए। हसान साहब ने भी लगी लिपटी रखे बगैर तेज लहजे में कहना शुरू किया। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हर वक्त इखलाकियात के दर्स देते हैं, नेकी बुराई का फ़र्क समझाते हैं, क्या ठीक है क्या गलत है ये उनकी गुट्टी में डालते हैं। और जब बड़े होकर वो कोई इखलाकी कदम उठाने लगते हैं तो हमारी नाम नहाद इज्जत आड़े आ जाती है। ज़माने का खौफ सर पर सवार हो जाता है। ये भूल जाते हैं कि यही सबक हमने दे देकर उन्हें जवान किया है। अरे ये थोड़ी सिखाते हैं कि बड़े होकर माँ बाप की आंखों में धूल झोंकें। ईदी सेंटर मौजूद हैं इन नेकियों के लिए। बड़ी अम्मा किसी तौर हार मानने को तैयार नहीं थी। दर हकीकत उन्हें दो अतराफ से सदमा पहुंचा था। घर का बड़ा पोता, बड़े बेटे का अकलौता नूरे नजर, जिसके लिए उनके दिल में बहुत से अरमान थे, और उधर सवेरा बड़ी पोती जो आजकल अनसब की बेवफाई का सोग मनाती उन्हें और तकलीफ दे रही थी। अम्मा जी, एक बिल्कुल शरई काम जिसका हुक्म ऊपर से आया है, जिसे करने पर अमालनामा संवरेगा, वो हम खुद क्यों ना करें बजाय ईदी सेंटर पर डालने के। और आपको तो खुश होना चाहिए, एक नेकी पोते के तवस्सुत से आपके हिस्से में भी आ रही है और पोता बाकायदा इजाजत लेकर ये नेक काम कर रहा है। अगर हम भर पाए इस नेकी से। अम्मा मुंह ही मुंह में बिदबिदा कर रह गई। और जो पकड़ कर ले आता कोई हीरा मंडी से तो फिर आप क्या कर लेती? हसान साहब आदत के मुताबिक पटड़ी से उतर कर चटके तो बड़ी अम्मा को सख्ता हो गया। हसान साहब पहले ही बुरे लग रहे थे और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था मान जाने का। खुद अनसब ने भी अस्तगफिरुल्लाह कहकर झुरझुरी ली। शरीफ घर की शरीफ बेटी है, इसीलिए अच्छी नहीं लग रही। आए है, हम तो जैसे जमाने भर के बदमाश हैं। सारी शराफत तो उन्हीं के खाते में चली गई। अम्मा, पहली बार ताहिर साहब ने माँ को चुप कराने के लिए जुबान खोली। बड़ी अम्मा को चुप होना पड़ा। फिर भी इत्मीनान हुआ कि ताहिर हसान साहब को खरी खरी जरूर सुनाएंगे। हसान, ताहिर साहब ने बराह रास्त मुखातब किया। हसान साहब के तेवर बिगड़े हुए थे। औरत ही औरत की दुश्मन बनती है, उसका सबूत बड़ी अम्मा बखूबी दे रही थी। मेरी तरफ से रजामंदी है। ताहिर साहब के इत्मीनान से कहने की देर थी। बड़ी अम्मा और इशरत दोनों ने एक साथ दिल पकड़ा। ताहिर साहब माँ और भाभी को नजरअंदाज किए कहते रहे, कोई एक दिन तय करके मुझे मजहर और मंजर को वहां ले जाना। बड़ी अम्मा इशरत की गोद में लुढ़क गई थी। अनसब यास्मीन के पहलू से उठकर ताहिर साहब के गले जा लगा। तौबा तौबा, हादी की किताबें कापियां समेटते उसके हाथ लम्हा भर को साकत हुए, फिर मसरूफ हो गए, ये सोच कर के इस तौबा तौबा के बाद उसकी शान में कसीदे नहीं कहे जाने। तारीख तय होने के बाद से जो तज़हीक और तौहीन का सिलसिला शुरू हुआ था, ये भी उसी की कड़ी होगा। हमारी नाक के नीचे ये खेल खेला जाता रहा और हमें खबर भी ना हुई। जरमीना को एक तो ये गम कि उसकी इतनी आसानी से शादी हो रही है, ऊपर से इतने खानदानी खूबरू और काबिल कंवारे नौजवान से। हसद के सांप दिन रात उन्हें डस डस कर अनदेखी तकालीफ का शिकार कर रहे थे। फिर वो कैसे ना जहर जुबान के रास्ते निकालती। इसे कहते हैं शक्ल मोमना, करतूत काफिरा। सीमा भाभी भी कम नहीं तिलमिलाई हुई थी। घुन्नी मीसनी, जमाने भर के लिए मस्कीन।
गमगीन बनी रहती थी और अंदर ही अंदर इश्क लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करती रही। अरे डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। लोग तो यही कहेंगे कि लड़की ने खुद रिश्ता ढूंढा, बल्कि फांसा है। वरना उसमें ऐसे भी सुर्खाब के पर नहीं थे कि वो लड़का शादी करने के लिए राजी होता। इसी ने रुझान लुभाकर उसे अंधा किया। पेशानी पर हाथ मारकर जरमीना ने इजाफी तशवीश दिखाई। किस किस की जुबान पकड़ेंगे? उसके तो दिल का मतलब पूरा हो रहा है। उसकी बला से भाई मुंह छुपाकर जिए या हम डूब मरे। शुरू से इसी फितरत की होगी जो पहली शादी भी जल्दी कर दी थी माँ बाप ने। तब भी कोई चक्कर चलाया होगा। मुझे तो लोगों का सामना करते हुए शर्म आ रही है। औरतें मरती जाती हैं मगर औलाद की खातिर दूसरी शादी नहीं करती। और ये अच्छा देख लेंगे किस चाव के साथ रुखसत करते हैं इसे ससुराली। सुना है अनसब से सभी घर वाले नाराज हैं। हाँ तो आंखों देखी मक्खी कौन निगलता है। दोनों भाभियां घंटों इस मौजू पर बेतकान इजहार राय कर सकती थी। वो ही थक गई सुन सुनकर। कमरे पर तायराना नजर डालकर मुतमईन हुई। अपना और हादी का गिना चुना सामान समेट चुकी थी। ठीक 2 दिन बाद इसे इस घर से रुखसत हो जाना था। वो खुश थी या नहीं, मगर मुतमईन जरूर थी। उसे और हादी को एक मजबूत सहारा मिलने वाला था। यही काफी था उसके लिए। लो संभालो। धार से दरवाजा खोलकर शीना फूफो अंदर दाखिल हुई और अगले ही पल दुल्हन बनी तहरीन का लिहाज किए बगैर जोर जोर से हिचकियां लेते हादी को उसकी तरफ धक्का देने के अंदाज में आगे किया। अपना ये तमगा लपक कर हादी को गले से लगाती तहरीन को कीनातूज लहजे की मार मारी। अपनी बगल में छुपा कर रखो। हमारा स्टेमिना नहीं है कि हर एक को बताएं दुल्हन के जहेज में आया है। हादी को भींच कर चूमती तहरीन के सारे वजूद में कपकपाहट हुई थी। ना हम में से कोई इतना फारिग है कि दुल्हन तो सुहागरात मनाए और उसके साहबजादे को हम लोरियां सुनाएं। तहरीन के मेकअप ज़दा चेहरे से भी जर्दियां झलकने लगी। वो नहीं जानती थी शीना का उससे क्या रिश्ता है, मगर इतना जान चुकी थी कि उनका इस घर में कोई तो मुकाम है कि जिसकी शह पर वो उसे यूं दीदा दिलेरी से बेजान करने आई खड़ी थी। बच्चा भी ऐसा चूचू का मुरब्बा के शक्लें देख देख कर रोता जा रहा है, जैसे किसी ने मारा हो या कोई मर गया हो। संग दिली और साफ गोई की इंतहा थी। तहरीन का दिल लर्ज गया। सेज पर बैठने से पहले उसको ट्रेन नहीं किया था कि आज अम्मा का ब्याह है। आज अम्मा तुम्हें नहीं, शौहर को प्यारी होने जा रही हैं। एक एक लफ्ज जहन में डूबा वजूद को सुन करता तहरीन का दिल कर रहा था शीना की जुबान खींच ले या खुद बहरी हो जाए। जिस बेदिली और नीम रजामंदी से उसका इस घर में आज इस्तकबाल हुआ था, उसे जहन में रखते हुए वो मजीद किसी अच्छाई की तवक्को नहीं किए बैठी थी। मगर पहली रात की दुल्हन का मान न सही, अपनी इखलाकी हद देखते हुए शीना का यूं सामने आकर भड़ास निकालने का तसव्वुर भी उसने नहीं किया था। उसके दिल से खून रिसने लगा। अनसब की अम्मी भी उस रिश्ते से खुश नहीं थी। नहायत ओपरे दिल और रूखे बर्ताव के साथ वो उससे पेश आई थी। अनसब की चचियां, बड़ी अम्मा, कजन्स, खालाएं, गर्ज ये कि हर एक की नज़रों में सिवाय नफरत और काट के और कुछ नहीं था। सिर्फ राहील की मम्मी और बहनें थीं जो उसे बहुत प्यार और खुलूस से नई दुल्हन होने का एजाज बख्श कर जा चुकी थीं। और अब ये नाकाबिले बर्दाश्त हस्ती शीना पुप्पो, जिन्होंने आन की आन में उसे औकात याद दिला दी थी। शीना पुप्पो के यहाँ से टलने की दिल से दुआ मांगी ही थी कि चेहरे पर करख्तगी सजाए। अंदर दाखिल होती सवेरा को देखकर तहरीम ने हादी को और लिपटाकर जैसे हिफाजत का बंद बांधा। देखो वो चांद। उस पर जहर भरी नजरें डालकर शीना फूफो सवेरा से मुखातिब हुई। वो ग्रहण लगा चांद जिसके आगे तुम फीकी पड़ गई। सवेरा की नजरों से नफरत, हसद, कमतरी और न जाने कौन कौन से जज्बे नहीं झांक रहे थे। तहरीम की सरासीमगी में इजाफा हो गया। तभी यास्मीन कमरे में आकर शीना फूफो और सवेरा को बाहर ले गई। उस पर उचटती नजर डालना भी गवारा नहीं किया। दिल तो ये कर रहा था कि चीख चीख कर रोए, लेकिन बेहद मतश और सारी सूरत हाल से हरासा हादी की फिक्र हर गम पर हावी हो गई। वो खुद को, अपनी आज की हैसियत को, इस नई जगह को फरामोश किए हादी पर ममता, शफकत और मोहब्बत के खजाने निछावर किए गई। जब तक वो सो नहीं गया, वो बेहद घबराया हुआ था और न जाने कब से रो रहा था कि अब नींद में चले जाने के बावजूद भी हिचकियां ले रहा था। दुल्हन बनने से लेकर अपनी रुखसती तक सिर्फ हादी ही उसके दिमाग में था, जिसे वहां तो इरसल और शमून साथ लगाए फिर रहे थे। यहाँ आते ही वो जैसे खो गया था। हादी के बालों में उंगलियां फेरती वो अपनी पलकों को बंद होने से रोकने में मुकम्मल नाकाम हो रही थी कि अनसब के गला खंखारने के साथ आमद ने सारी नींद हवा कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम कर रहा था। ये हादी को दोनों हाथों से एक तरफ करने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी।
کہ وہ سویا ہی یوں پھیل کر تھا کہ انصب بیٹھتا بھی مشکل سے۔ اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، شرمندگی الگ سے۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ نیند ٹوٹ جائے گی اس کی۔ تحریم نے بے ساختہ انصب کو دیکھا، اس کی شکل پر سنجیدگی اور فکر تھی۔ ڈسٹرب ہو جائے گا یار، سونے دو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہی جب تک کہ آنکھیں لبالب بھر نہیں گئی۔ آپ، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ اتنے سارے لوگوں کی کاٹدار نظروں اور باتوں کو آج جھیل لینے کے بعد وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک شخص آنے والا ہے جو محبت کے نام پر اسے یہاں لے آیا ہے، جسے اس کے درد کا درما کرنا تھا۔ آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ انصب کو معلوم ہو گیا تھا وہ بہت کچھ سہے بیٹھی ہے۔ چہرے پر خوشی اور اطمینان کی جگہ خوف اور مایوسی چھائی تھی۔ اسے فوراً تحریم کا خوف دور کرنا تھا۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ وہ بالکل کنارے پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بے حد نرمی اور آہستگی سے بولا، تو جیسے تحریم کے روتے بلکتے دل کو کسی نے زندگی کی امید تھما دی۔ ایسا کریں گے، کل اسی روم میں ہادی کے لیے ایک اور بیڈ لگوا لیں گے، پرابلم ہی نہیں ہوگا۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی کہ دل کر رہا تھا، نہ ہمیں اور نہ ہادی کو۔ لہجے میں ورفتگی تھی۔ اس نے تشکر سے اسے تادیر دیکھا، پھر قدرے توقف کے بعد وہ بولا، میرے گھر میں آتے ہی جو سنا جو دیکھا اسے بھول کر صرف اتنا ذہن میں رکھو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میری محبت کو اپنی طاقت بنا لو، ٹھیک ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے کہے گئے یہ الفاظ تحریم پر ٹھنڈی پھوار کی طرح برسے۔ اسے صحیح معنوں میں کچھ دیر پہلے ہونے والے پچھتاوے پر ملال ہونے لگا۔ شادی کے تیسرے دن سے گھر کا چولہا اس کے نصیب کا حصہ بن گیا۔ اس نے شکن سجائے بغیر یہ ذمہ داری قبول کی اور احسن طریقے سے نبھانے لگی۔ یہاں زندگی پہلے سے زیادہ مشکل تھی۔ بھائیوں کے گھر اسے صرف بھابھیوں کے وار سہنے پڑتے تھے، یہاں تو وہ انصب کے ہر قریبی رشتہ دار کے لیے گناہ گار تھی ہی۔ ہر آئے گئے نے بھی اسے معتوب کا درجہ دے رکھا تھا کہ اس سے ایک کنوارے نوجوان سے شادی کرنے کا ناقابل معافی گناہ سرزد ہوا تھا۔ ہادی کے لیے بھی یہاں محبتیں نہ ہونے کے برابر تھیں، پھر بھی وہ خوش رہتا تھا، حالانکہ یہاں بھی جھڑکیاں کوسنے دینے والے کم نہیں تھے۔ بڑی اماں، سویرا، عشرت چچی سب ہادی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی۔ یاسمین، نوشین چچی، طاہر صاحب یا گھر کے دوسرے مرد اگر محبت کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے تو دھتکارتے بھی نہیں تھے۔ پھر بھی ہادی مزے میں تھا۔ اس کا بچپن مردہ ہونے سے بچانے میں سراسر انصب کا ہاتھ تھا، یہ وہ بخوبی جانتی تھی۔ انصب کسی سرپرست کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی پڑھائی سے لے کر تفریح تک، ہر سرگرمی میں ہادی کے لیے باپ سے کم نہیں ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی تو گھر والوں کے حوصلہ شکن رویوں کے باوجود وہ جی لگا کے گھر کے کاموں میں مشغول رہتی، سب کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی، مگر چونکہ سب کو اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھا، سو خدمت منہ پر مار دی جاتی۔ ہم سب کی عقل انصب کی طرح خبت نہیں ہوئی۔ ہمیں ان ڈھکوسلوں سے اپنا بنانے کی کوشش نہ کرو۔ اس گھر میں رہ رہی ہو، اسی کو بہت جانو۔ انصب کے سامنے سب بے تاثر اور اس کے پیچھے ہر ممکن حد تک طنز چلاتے۔ یہ الفاظ عشرت کے تھے جنہیں اس کی شکل دیکھتے ہی اپنی کم مائیگی ستانے لگتی کہ کیسے انصب نے ان کی سویرا پر اس کو فوقیت دی۔ اے بس کرو یہ خوشامد۔ ایک رات بڑی اماں کے پیر دبانے کو بڑھی تو وہ یوں بدک کر پیچھے ہٹیں جیسے حرام چیز چھونے لگی ہو۔ چلیتر باز، بے دید، مکار عورت۔ تحریم کو خدمت مہنگی پڑ گئی۔ میرے جیتے جی تو ممکن نہیں میں تم سے خدمتیں بٹوروں، اللہ ایسی نوبت لانے سے پہلے اٹھا لے۔ صرف وہی نہیں، یاسمین اور نوشین چچی کو بھی اس کی اضافی خدمتیں گوارا نہیں تھیں۔ اسے کچن سونپا گیا تھا، سب جتلانے میں پیش پیش رہتے کہ وہ کچن تک ہی محدود رہے، حتیٰ کہ بڑی اماں کو اس کی موجودگی میں کھانے کی میز پر بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ یہاں پر بیٹھے گی تو میں کمرے میں کھاؤں گی۔ انہوں نے خوف خدا بھلا دیا تھا شاید، تبھی وہ خود دوپہر کا کھانا کمرے میں کھانے لگی تھی۔ رات میں انصب اکثر اسے اور ہادی کو باہر لے جاتا یا پھر دونوں کمرے میں کھا لیتے کہ رات کا کھانا عادت پوری کرنے کی خاطر سبھی چلتے پھرتے کھا لیا کرتے، باقاعدہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اس دوپہر بھی وہ کھانا لے کر کمرے میں گئی ہی تھی کہ انصب آ گیا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے اٹھایا۔ خوشبو اڑاتی میز کے گرد چچیاں، امی، بڑی اماں سمیت سویرا بھی موجود تھی۔ باقی مرد اور کزنز دفتر، اسکول، کالج گئے ہوئے تھے۔ اے اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ بڑی اماں کی تشویش ایسے موقع پر فوراً جاگتی تھی۔ کچھ نہیں بڑی اماں، ایسے ہی دل عجیب ہو رہا تھا۔ اس نے اب جملہ حاضرین پر گہری نگاہ ڈالی۔ اچھا، اب آ ہی گئے ہو تو بیٹھو، کھانا کھاؤ، ابھی ابھی شروع کیا ہے۔ تحریم کہاں ہے؟ کھانے کے سبھی لوازمات پسندیدہ تھے، مگر ہمیشہ کی طرح بے تابی دکھائی بھی تو کھانے کے لیے نہیں، اس کے لیے جس کا نام سن کر سب کے حلق میں کھانا کڑوا ہو گیا۔ وہ فوری طور پر یاسمین سے جواب ہی نہ بنا۔ تحریم کہاں ہے؟ میز پر ابھی بھی لوازمات لاتی صغرا کو مخاطب کیا۔
अपने कमरे में है जी। सुगरा उसकी तेज नजरों की ताब ना लाते हुए जल्दी से बोली। उसने बेसाख्ता सबको ऐसी मुतासिफ नजरों से देखा कि सभी खफीफ हो गए। क्यों, इस इतनी बड़ी मेज पर एक उसके बैठने की जगह नहीं थी? वो बदिक्कत गुस्सा दबा पाया। अनसब वो खुद, मैं मान ही नहीं सकता। उसने तेजी से अब यास्मीन की बात काटी। क्या मेरी आंखें नहीं हैं? क्या मैं नहीं देख सकता? किसी अछूत की तरह आप लोग उसे दूर दूर रखते हैं। उसके हर हर अंदाज से शदीद नाराजी अयां थी। मुसलमान कहलाने, दिल से बनने और नजर आने में फर्क होता है। आप सब कहलाए जाने के भी लायक नहीं। सबको सांप सुंघाकर सीधा अपने कमरे में गया, जहां मजे से बिरयानी खाती तहरीम को देखकर दिमाग और ज्यादा उलट गया। वहां सबके बीच बैठकर खाने से तुम्हें अटकता है? तहरीम पहले ही उसकी अचानक आमद पर तहैयर ज़दा हो गई थी। यूं लफ्ज चबाकर पूछने से हवास खो बैठी। मैं जब पूछता हूँ सब तुम्हारे साथ अच्छे हैं, तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहती हो हाँ अच्छे हैं, और मेरी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ सहती हो। घर वालों पर आया गुस्सा यहाँ उतर रहा था। उसकी अच्छाई भी कसूर का दर्जा पा गई तो बिरयानी हलक में फंस गई। अनसब में बस चुप, और वो चुप हो गई। आंखें अलबत्ता बरसने लगी। वो खफगी के साथ सोफे पर नींद दराज हो गया। देर तक खामोश रहने के बाद तहरीम को देखा, वो भी उसे ही देख रही थी। सॉरी। तहरीम को जमाने भर से प्यारा लगा वो। अनसब, आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होगा। एकदम से और जबरदस्ती तो मैं सबको प्यारी नहीं लग सकती। मुझे तो लग गई थी। गुस्सा भागा तो अंदाजा हुआ वो गलत नहीं। तो हर कोई अनसब थोड़ी है। अनसब ने धीमा सा कहकहा लगाकर लुत्फ लिया था। चलो फिर खाना ले आओ, मैं भी यहाँ खाता हूँ। उसकी बिरयानी की प्लेट अपनी तरफ खिसकाकर बोला तो वो मुस्कुराकर सर हिलाती बाहर चली गई। शीना फूफो की आमद खैर के पैगाम के साथ कभी नहीं होती थी। आम रूटीन में भी वो जब जब आती, घर वालों पर दहशत वहशत बैक वक्त सवार हो जाती। झगड़ कर आती तो फिर सबकी कज़ा आ जाती। इतने साल हो गए शादी को, ये हमारे लिए अभी तक बच्ची बनी हुई है। ससुराल वालों की हिम्मत है जो इसे बर्दाश्त करते हैं। हमसे तो हफ्ता भर उसके साथ गुजारा नहीं जाता। बड़ी अम्मा के कमरे में शीना की आहो बका से उकताई। यास्मीन किचन में आ गई, जहां वो मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों, दो तरह के गोश्त, कीमा और चावलों के साथ नबरद आजमा थी। अरे इतने साल जानवर भी कहीं रहे, उसे भी इस माहौल से उनसियत हो जाती है। इसके दिमाग में पता नहीं क्या है, ना खुद सुकून से रहती है ना हमें रहने देती है। बच्चों वाली होकर ऐसी गैर जिम्मेदार, बेपरवाह और बेहिस। होती मेरी बेटी, जूता उठाकर उसकी तब तक फैंटी लगाती जब तक इंसान न बन जाती। अनसब की तरफ से रवा रखे जाने वाली नाराजगी के बाद यास्मीन नाचार तहरीम की जानब माइल हुई थी, और इस नाचार माइल होने में ही उन पर तहरीम की बेजरर, मासूम और मुखलिस आदात आश्कार हुई। तो कशिश खुद ब खुद खींचने लगी। गुज़श्ता रवैये पर नादिम और शर्मिंदा किसी पर जाहिर किए बिना वो नामहसूस अंदाज में तहरीम पर मेहरबान होने लगी थी। अब उनकी ये मेहरबानियां किसी और पर खुलती या नहीं, तहरीम पर जरूर अयां हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और तुम क्या कर रही हो? मैं वो बहुत प्यार से उन्हें देखती, वो उनके कड़े लहजे में पूछने पर बौखलाकर बड़ी अम्मा का ऑर्डर किया मेन्यू बताने लगी। यास्मीन के माथे की शिकनें और बढ़ गईं। कोई ज़रूरत नहीं, जो पक रहा था वही पकाओ। इस बार लगता था शीना फुफ्फो लंबी जंग छिड़कर आई थी। यास्मीन किसी किस्म की मुराद देने के मूड में नजर नहीं आ रही थी। मगर बड़ी अम्मा, वो हिचकिचाई। मैं कह दूंगी जो कहना होगा। उन्होंने इजाफी सामान खुद ही फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। बेटी को यूं सर पर चढ़ा लेती हैं जैसे ससुरालियों से झगड़ा नहीं जहाद करके आई हो। बजाय समझाने के उसे और शह देती हैं। ससुराल में भी ये पलंग पर बैठी रहती है, यहाँ भी उसके लिए तख्ते ताउस बिछ जाता है, और हम बांदियां हुक्म की तामील में जुट जाती हैं। तहरीम सर झुकाकर सुनती रही। ऐसा करो तुम भी अपने कमरे में जाओ। मगर इतना मेहरबान रूप, उसे घबराहट ने आ लिया। ऐसी हालत में अभी से कामों का बोझ मत डालो, वैसे ही बहुत कमजोर हो। मैं सुगरा से कहती हूँ आज किचन वही देख ले। खुद को बेनियाज जाहिर करते आम से लहजे में कहने के बाद वो चली भी गई। तहरीम ता देर वहां तशक्कुर के जज्बात में घिरी खड़ी रही। बेहोशों की तरह सारा घर सास नंदों की मलकियत में दे के आ जाती हो। ये नहीं कि थोड़ा अकल से काम लेकर छोटे छोटे मामले खुद ही संभाल लो। शीना फूफो टीवी की जाने मतवज्जो थी। बड़ी अम्मा शीना फूफो की जानिब, और वो जो सिलाई मशीन रखे यास्मीन की कमीज को खुली करके सी रही थी, दोनों माँ बेटी की जानिब मतवज्जो हो गई। पहले कौन सा उस घर की मालकन हूँ मैं, सारी करता धरता वो खुद हैं। इसीलिए तो कहती हूँ शहजाद अलग घर लेकर देगा तो जाऊंगी, वरना नहीं। हठधर्मी में शीना फूफो बनी बनाई बड़ी अम्मा थी। घर मुफ्त बट रहे हैं ना, जो तुम्हें ले दे। बड़ी अम्मा एकदम गुस्से में आ गई। डाके डाले चाहे बैंक लूट लाए, मुझे अलग घर में रखे। इतने साल हो गए शादी को,
सास नंदों को तो दूर की बात, शौहर को भी मुट्ठी में करना नहीं आया। और इसे देखो, बड़ी अम्मा का इशारा उसकी जानिब था। उसके हाथ मशीन पर कदरे सुस्त पड़ गए। बड़ी अम्मा फिर से कोई जहर उगलने के मूड में थी। यहाँ मशीन रखे वो पहले से बैठी थी। बड़ी अम्मा और शीना बाद में आईं। उठकर चली जाती तो बड़ी अम्मा नया खाता खोल लेती। सो हिम्मत और बर्दाश्त के साथ बैठी रही। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, पहले शौहर को असीर किया, अब सास को भी राम कर चुकी है। हम में ऐसे दमदरुद आते तो हम भी कर चुके होते। शीना फूफो जहरखंद लहजे में बोली। दमदरुद नहीं, काला जादू, एक नंबर की जादूगरनी है। सारे घर पर जादू कर छोड़ा है। बड़ी अम्मा की सुई यहीं अटकी हुई थी। पता नहीं अनसब ने क्या देखा था। शीना फूफो की आदत थी, अपना गम तो पालती ही थी, बाकियों की भी नाम नेहाद फिक्रे सवार कर लेती। कल की छोकरी और लच्छन। कल की छोकरी ना कहें अम्मा। बड़ी अम्मा की बात काटकर शीना फूफो ने नागवारी दिखाई। इतनी बड़ी उम्र की तो लगती है, सूखे सड़े होने से कोई कम उम्र नहीं लगता। देखे तो कितने पक्के मुंह की है। अनसब से कहीं से भी छोटी नहीं लगती। जब यास्मीन और नौशीन चची भी उससे नालां थी, तब ऐसी बातें उसे कमजोर कर दिया करती थी। मगर अब सास के नरम पड़ते ही उसे इशरत चची, सवेरा, बड़ी अम्मा और शीना फूफो की ऐसी बातों पर हंसी आने लगी थी, जो उसका क्या बिगाड़ती, उल्टा सबकी जहनीत का पता देने लगी थी। अभी भी इत्मीनान से अपने काम में मगन रही। खिलौना भी उसका था और गासिम बने झपट भी वो रहे थे। कुछ उसकी फितरत शरीफाना थी और कुछ रुमान और अजिया माँ की तरह जिगरालू टाइप कि वह जल्द ही हार मानकर रोने लगा। क्यों भाभा लगा रखी है? कौन मर गया है? सवेरा जल्लादी तेवरों के साथ कमरे से निकलकर सीधी वहां चली आई। अपने कमरे से हादी की ही आवाज पर तड़प कर बाहर आती तहरीम के कदम वहीं जम गए। ये टॉय नहीं दे रहा हमें। तेज तरार अजिया जल्दी से बोली, ये मेरा है। हादी का अंदाज पसपा था। तहरीम और ज्यादा बेचैन हो गई। एन उसी पल अनसब ने लाउंज में कदम रखा था। क्यों, तुम्हारे बाप ने लेकर दिया है? हसद सवेरा की सारी समझ बूझ भस्म कर चुका था। तहरीम या अनसब पर बस नहीं चला तो मासूम बच्चे को काट खाने लगी। हाँ, अनसब की भारी संजीदा आवाज ने सवेरा की सारी तुरम खानी हवा की थी। उसके बाप ने ही लेकर दिया है। करीब आकर उसने हादी को साथ लगा लिया। क्यों हादी बेटे, ये खिलौना बाबा लाए थे ना? वह झुककर प्यार से पूछने लगा तो हादी के आंसू फौरन थम गए। जी बाबा। वो मुस्कुराया था। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी तहरीम उल्टे कदमों वापस आ गई थी। सीधा होने के बाद अनसब ने सवेरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी भी कोई कंफ्यूजन है? वो तंजिया सवाल गो था। सवेरा के दांत और भींच गए। मैं देखती हूँ बाप बेटे का ये प्यार कब तक चलता है। वो बोली कम, गुर्राई ज्यादा। तुम देखना, मेरे बच्चों के आ जाने के बाद तक चलेगा, बल्कि बढ़ेगा। उसने सवेरा के ही अंदाज में जवाब दिया। सवेरा के अंदर की जलन चेहरे पर नीले जामनी रंग बखेरने लगी। हादी को मैं खुद से अलग नहीं समझता और अपने अंदर का जहर अपने तक ही महदूद रखो। अनसब ने जरा की जरा रोमान और अजिया को देखकर बात पूरी की। इन मासूमों को मासूम ही रहने दो। सवेरा के बर्दाश्त ने कहाँ साथ देना था। जलती भुनती चली गई। जया रूमी, वो बहुत नरमी और प्यार से मुखातिब हुआ। ये भाई है छोटा, दोस्त है। आप मिलकर खेलें, इकट्ठे एंजॉय करें, लेकिन झगड़ना नहीं है। हादी आपको अपने सारे टॉयज दिखाएगा। क्यों हादी? हादी ने तेज तेज सर हिलाकर बखुशी रजामंदी दी। तो अजिया और रुमान भी अनसब की बात का असर लेकर उसके साथ खेलने लगे। वह मुतमईन सा अपने बेडरूम में आ गया, जहां वो हस्बे आदत एहसान मंदी के जज्बे से मगलूब हुई बैठी थी। क्या है यार, उसके मिजाज के हर रंग को पहचान लेने वाला अभी भी वाकफे हाल होकर चिढ़ सा गया। इन आंखों में मेरे लिए तशक्कर, ममनूनियत, एहसानमंदी नहीं, प्यार और एतबार होना चाहिए। समझती क्यों नहीं हो? उसकी आंखों से फिसलते आंसू चुनकर वो मजीद झिंझलाया। यार, जब तुम मेरी हुई तो तुमसे वाबस्ता हर चीज, हर रिश्ता मेरा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हादी की तरह। उसने भी तेज तेज असबात में सर हिलाया तो अनसब को हंसी आ गई। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अनसब ने सर झुकाकर गोया इजाजतनामा थमाया। और फिर जब हर कोई शीना फूफो को समझा समझा कर थक गया, तब उनके नाम डाक से किसी नागहानी आफत की तरह तलाकनामा आ गया। सब पर जैसे आसमान टूट पड़ा। बड़ी अम्मा पिछाड़े खाने लगी। खुद शीना फूफो बेयकीनी की तस्वीर बनी। कितनी ही देर तक तलाक के कागजात हाथ में लिए बैठी रही। अरे कोई जाए, गिरबान से पकड़ कर लाए उस कमबख्त को। हाय जालिम ने जिंदा दरगोर कर दिया। मेरी मासूम बच्ची की जवानी तबाह कर दी। बेकसूर मार डाला। बड़ी अम्मा के खौफनाक बयान शीना फूफो पर एकदम तारी होता कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा। घर वालों के कलेजे फटने को आ गए। फिर भी कहीं न कहीं कातबे तकदीर की तहरीर झलक दिखा चुकी थी। शीना फूफो को लेने शहजाद की माँ बहन कई बार
आईं, अपनी खताओं की मुआफ़ी मांगी, मगर शीना फूफो की एक ही रट, शहजाद भी चलकर आए। शीना फूफो ने सीधे मुंह बात करना गवारा ना समझा। शहजाद बहुत बफर कर गए थे और आज शीना फूफो की जिद और अकड़ का भयानक अंजाम उनके हाथ में था। वो इबरत बनी साकित सामित हुई बैठी थी। वो इबरत बनी साकित सामित हुई बैठी थी। बड़ी अम्मा बार बार बेहोश हो रही थी। उनकी बहुएं उन्हें संभालने में लगी थी और तहरीम शीना पुप्पो को मरकज़े निगाह बनाए दुख से सोच रही थी, क्या ये मुकाफ़ाते अमल है? दिसंबर की खुशगवार धूप में नन्ही शिज़रा लॉन में झूला झूल रही थी। करीबी कुर्सियां डाले बड़ी अम्मा और नसरीन खाला बैठी थी। क्या करूं बड़ी अम्मा, जवान पढ़ी लिखी लड़कियों के सर सफ़ेद हो रहे हैं रिश्तों के इंतज़ार में। फिर आपको तो कुछ सोचकर नसरीन खाला ने बात अधूरी छोड़ दी। बड़ी अम्मा को इस अधूरे फिक्रे ने अनदेखी अजियत से दो चार किया। आप ऐसा क्यों नहीं करती? अपनों में कोई देखकर बात चलाए। ऐसे मौके पर अपने ही अपनों को ढांपते हैं। नसरीन खाला के मशवरे में खलूस पोशीदा था, मगर बड़ी अम्मा का दिल दुख से भर गया। नसरीन खाला की मदद लेने से पहले उन्होंने अपनों की तरफ ही मुंह किया था और मुंह की खाई थी। रिश्ते के भांजे का बेटा अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुका था। उम्र में भी शहनी उम्र में भी शहीना से बड़ा था। बड़ी अम्मा को लग रहा था वो भांजे की बीवी से बात करेंगी तो मायूसी का सामना नहीं होगा, क्योंकि एक ज़माने में इसी भांजे की माली इमदाद वो कर चुकी थी और कहीं न कहीं वो एहसान का बदला लेना चाह रही थी। मगर शायद नीयत साफ नहीं थी कि भांजे की बीवी ने खरी-खरी सुना दी। मुझे माफ़ करें खाला, आपकी शीना का दमख़म तलाक ने भी ढीला नहीं किया। सज्जाद की शादी पे कैसे फ़साद खड़ा कर दिया, ज़रा सी बात को लेकर। हम पहले ही एक के डसे हुए हैं, दूसरी वैसी लाकर फिर से ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बनानी। बड़ी अम्मा रोते कुरलाते दिल के साथ वापस आई थीं। अब हर किसी की किस्मत आपकी बहू की तरह तो नहीं हो सकती। नसरीन खाला ने शिज़रा को देखकर इशारतन तहरीम का जिक्र किया। शिज़रा हूबहू तहरीम की कॉपी थी। बड़ी अम्मा के हलक से यकबस्ता आह बरामद हुई। गुजरते वक्त के साथ मलाल, अज़ुर्दगी, पछतावा जैसे जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। तहरीम के साथ रिवा रखे अपने सलूक का तावान उन्होंने बेटी की तलाक की सूरत अगर भरना था तो वो बहुत पहले तौबा कर लेती, मगर अब शायद बहुत देर हो गई थी। बड़ी अम्मा, नसरीन खाला कब की उठ गई थी। वो अपने ख्यालों में ऐसी गुम थी कि तहरीम की आमद पर भी मतवज्जो न हुई। तहरीम ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंकी। मुझे आपसे बात करनी थी। अरसा हुआ बड़ी अम्मा ने तहरीम की तरफ से पाला अनाज भुला दिया था। वो मेरी छोटी भाभी है ना। करीबी कुर्सी पर बैठकर वो मुलायमत से बताने लगी। बड़ी अम्मा बेदिली से मुतवज्जो थी। उनके बड़े भाई की बीवी आपको मालूम है 5 साल पहले इंतकाल कर गई थी। भाभी के भाई 2 बेटों के बाप हैं। बेटियां होती तो शायद उन्हें शादी करने के लिए रजामंद करना मुश्किल होता, मगर अब जबकि उनके दोनों बेटे तालीम की घर से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो भाभी और उनकी बहनें भाई की दूसरी शादी करना चाह रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे बात की है। बड़ी अम्मा की समातें पूरी की पूरी खुल गई थी। शीना फूफो के लिए तहरीम हिचकिचा रही थी। बड़ी अम्मा से आज भी बात करते हुए उसे झिझक होती थी। मैंने अनसब से जिक्र किया था, वो जानते हैं भाभी के भाई को, कह रहे थे बहुत काबिल और शरीफ हैं। अगर रिश्ता हो जाए तो अच्छी बात है। नजर उठाकर देखा तो बड़ी अम्मा के तशक्कुर से लबरेज आंसू चेहरा भिगो रहे थे। तहरीम का दिल तड़प गया। बड़ी अम्मा, आप रोने क्यों लगी? मैंने तो ऐसे ही। तुम तुम तो इनाम थी इस घर के लिए, अनसब के लिए और हम सब के लिए। बड़ी अम्मा उसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, मैं कमअकल तुम्हारी कदर न कर सकी। तुम्हें मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। प्लीज आप ना रोएं। हम मुसलमानों पर क्या कुछ फर्ज नहीं, हमारे बच्चे ऐसा करें तो हम औरतें ही दुश्मन बन जाती हैं, खुदा के हुक्म की नाफरमानी करती हैं। आज मुझे फख्र है मेरे पोते ने तुम्हारा इंतखाब किया, तुम्हें अपना नाम दिया, तहफ़्फ़ुज़ दिया। बड़ी अम्मा का लफ्ज़ लफ्ज़ मोहब्बत में डूबा हुआ था। तहरीम ने उनके आंसू पोंछे, टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उन्हें थमाया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरी बुजुर्ग हैं। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। मैंने कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया, वो दिल से कह रही थी। बड़ी अम्मा, फिर मैं क्या जवाब दूं भाभी को? फिर उनका हाथ थामकर लजाजत से पूछने लगी, तुम उन्हें बुला लो। बड़ी अम्मा ने आहिस्तगी से कहा तो वो खुशी खुशी अंदर चल दी। बड़ी अम्मा के भी दिल से कसावत मिटने लगी। काश कि उन्हें शीना को लगे दाग से पहले अपना एहतसाब करने का ख्याल आ जाता। तब मुआफ़ी मांगते हुए वो अच्छी भी लगती और मुतमईन भी रहती। मगर शायद इस सब को ऐसे ही होना था।
اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔